मैया के लकड़ पकड़ पापा के पैरों को मेरा सप्रे नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन वन शॉट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक का है। बायोलॉजी की बुक भी साथ में रखी है एनसीईआरटी की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा तो लगेज बोल देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था पूछा जा सकता है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सर एरिस्टोटल ने किया था, जो फर्स्ट फादर थे टैक्सोनॉमी के। टैक्सोनॉमी के फर्स्ट फादर हमने लिविंग वर्ल्ड वाले वन शॉट में भी पॉइंट कवर किया था कि टैक्सोनॉमी के फर्स्ट फादर कौन है, एरिस्टोटल, और फादर कौन थे, लिनस। तो उसी हिसाब से फर्स्ट फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ने ही अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया था, यानी बायोलॉजी की बहुत सारी फर्स्ट चीजें सर एरिस्टोटल ने ही की थी। भले ही गलत की हो, बाद में वो गलत सिद्ध हुई हो, पर लेइंग फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा था बहुत चीजों का। तो एरिस्टोटल ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था इनटू प्लांट को ट्री, हर्ब और शर्ब में, एनिमल को इनेमिया और एनेमिया में। ट्री, हर्ब, शर्ब हमको पता है, बहुत छोटेपन में हमने देखा था कि ट्री क्या रहती है, हर्ब क्या रहती है, शर्ब क्या रहती है। एनिमल को में इनेमिया, एनेमिया। इनेमिया यानी विद प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड, एनेमिया विदाउट और absence of red blood. Without red blood is anemia, with red blood is इनेमिया। एरिस्टोटल ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था किसने, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट, ट्री, हर्ब, शर्ब, और एनिमल्स इनेमिया, एनेमिया, ई यानी विथ ब्लड, रेड ब्लड, एंड एनीमिया विदाउट रेड ब्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आगे साइंटिस्ट लोगों ने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया था। सबसे फिर बाद में आए लिनस। लिनस जो आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है इन्हें, इन्होंने प्लांट और एनिमल को किया था, ठीक है ना जी। इन्होंने फिर आए हैकल। हैकल ने क्या किया था, प्लांट, एनिमल प्लस मोनेरा किया था। कोपलैंड ने 4 किंगडम यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा किया था। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई में। फिर इसके बाद कार्ल वुज ने किया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, यू बैक्टीरिया, एर्क बैक्टीरिया। लिनस ने क्या किया था, प्लांट और एनिमल में किया था। आपके हैकल ने क्या किया, 3 किंगडम यानी प्लांट, एनिमल, मोनेरा। फिर कोपलैंड ने क्या किया था, प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ये आते हैं 5th किंगडम वाले हमारे आज के स्टार यानी RH विटेकर, जिनको हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये 5 किंगडम। और कोपलैंड ने क्या अपना कार्लवुज ने क्या किया था, कार्लवुज ने 6 किंगडम यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा आपका मोनेरा प्रोटिस्टा किंगडम, आपका मोनेरा प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उन्होंने क्या किया था, और फंगाई साथ में, टू बी नोटेड, ठीक है ना जी। प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने किए थे, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन आज क्यों एक्सेप्ट करते हैं विटेकर के किंगडम को, क्योंकि अर्लियर क्लासिफिकेशन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। यानी हम लोगों ने 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्यों ठुकराया, क्योंकि उन सब क्लासिफिकेशन के साथ प्रॉब्लम थे। यानी बैक्टीरिया, प्रॉब्लम कैसे, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते, फिर आपको एक एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वर ऑल ग्रुप टुगेदर इन वन ग्रुप ऑफ प्लांट ड्यू टू द presence of cell wall. Who bacteria, fungi, blue green algae, bryophyte, gymno, angiosperm all were grouped together in plant due to presence of cell wall. Fungi and heterotroph and plant and autotroph were grouped together due to although they had different grouped together in plants, although with a different group of mode of nutrition. Chlamydomonas unicellular, Spirogera multicellular were grouped together in plant kingdom. Fungi chitinous cell wall and plant cellulosic cell wall grouped together in plant kingdom. यानी बैक्टीरिया, फंगाई, अब स्टेटमेंट वाइज चलते, बैक्टीरिया, फंगाई, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में क्या पाया गया, इन सब में सेल वॉल पाया गया। सेल वॉल पाने की वजह से क्या किया गया, सबको एक साथ एक डब्बे में डाल दिया, दैट इज प्लांट किंगडम का डब्बा। पर बैक्टीरिया फंगाई से अलग, बैक्टीरिया जिम्नोस्पर्म से अलग होते हैं, बैक्टीरिया एंजियोस्पर्म से अलग होते हैं। उनको इस सिर्फ सेल वॉल की प्रेजेंस पे हम लोग उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, उनका काइटेनियस सेल वॉल, उनके सेल वॉल का वो क्या बोलते हैं कंटेंट, फंगाई और आपका एंजियोस्पर्म, ये दो क्या होता है, फंगाई, आपको यहाँ पॉइंट दिखाता हूँ, फंगाई और आप एंजियोस्पर्म के सेल वॉल के ऊपर आप दोनों को सेल वॉल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों को साथ में रख सकते। क्यों,
क्योंकि सेल आपके फंगाई और प्लांट जो नॉर्मल रहते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, फंगाई की जो सेल वॉल रहती है काइटेनियस सेल वॉल रहती है, सेल वॉल रहती पर काइटेनियस रहती है, और प्लांट की क्या रहती है, प्लांट की सेल वॉल जो रहती है वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल रहती है। तो इस वजह से आप उनको साथ में ग्रुप नहीं कर सकते। आप इन लोगों ने पुराने क्लासिफिकेशन में क्या किया था, भले ही उन लोगों की क्लास उनके वाइड एज अ वाइड व्यू उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक सेम थे, जैसे प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ये सब प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल बस इतना एक कैरेक्टरिस्टिक था, इसलिए सबको एक डब्बे में डाल दिया। पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग थे, सेल वॉल का कंटेंट अलग था, फिर उसके बाद उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग थे, सेलुलर सेल्स की लेवल भी अलग थी, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, ये बातें देखी नहीं गई थी। यानी फंगाई एक हेट्रोट्रॉप थी, पर प्लांट जो थे ऑटोट्रॉप से, उन दोनों को बस सेल वॉल के प्रेजेंस के चक्कर में एक डब्बे में डाल दिया। आगे क्या, आपके स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर, क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर रहता और स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर रहता, पर सेल वॉल के चक्कर में दोनों एक डब्बे में डाल दिया। एक और फंगाई काइटिनियस सेल वॉल, नॉर्मल एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म प्लांट सेलुलोजिक सेल वॉल, पर सेल वॉल है डाल दो एक डब्बे में, ऐसा नहीं चलता। सबको अलग अलग कि उनके मोड ऑफ उनके आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उनको उनके अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उनके सेल वॉल की प्रेजेंस, तो चलो प्लांट किंगडम में रहने के लिए सेल वॉल के प्रेजेंस है ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जरूरी है, उनके सेलुलर लेवल भी जरूरी है, उनके सेलुलोजिक कंटेंट का भी जरूरी है कि उनकी सेलुलोजिक कंटेंट काइटेनियस है या सेलुलर है, ये भी जरूरी है। ये सब के भी पॉइंट्स को कंसिडर करना जरूरी है, इसलिए ये सब पॉइंट्स अर्लियर क्लासिफिकेशंस में कंसिडर नहीं करे गए थे। इसलिए हम लोग आते हैं आर.एच. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन पे। अब आर.एच. व्हिटेकर ने इन सब प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा क्लासिफिकेशन बनाया जो टिल डेट 2022 तक आज तक हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आज हम इस चैप्टर के माध्यम से को पढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस की तरफ, दैट इज आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन एंड इट्स बेसिस। सो आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशंस की बेसिस वर बॉडी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, या ऑल ऑफ दीज केस में पूछा जा सकता है, या कोई एक दे दिया जाएगा चूज द करेक्ट वन, या 3 दे दिए जाएंगे और एक गलत वाला दे दिया जाएंगे चूज द इनकरेक्ट वन। इस फॉर्मेट में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फाइलोजेनिक आपका बॉडी स्ट्रक्चर, यानी वेदर इट इज यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ एक्सेट्रा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स, यानी उनके फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, यानी उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या थी एक दूसरे से, एवोल्यूशन के बेसिस पे, ठीक है ना जी। तो बॉडी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ठीक है ना जी। इन सब के बेसिस पे उन सब का ये क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है ना जी। और आर.एच. व्हिटेकर ने इन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखा। तो आगे आते हैं आर.एच. व्हिटेकर ने कैसा क्लासिफिकेशन किया था। आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन की बात करें तो आर.एच. व्हिटेकर ने विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट, और विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं यूकैरियोट। तो आर.एच. व्हिटेकर ने पहले डिस्टिंग्विश किया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। द वन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ प्रोकैरियोट, द वन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में आते हैं प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांट्स एंड एनिमल, वेराज आपका जो प्रोकैरियोट्स में आता है वो आता है मोनेरा। ऑल्दो मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर है, पर प्रोकैरियोट आपका जो सारे मोनेरा है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं। बट ही सॉ कि प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए उसको यूकैरियोट्स में रखा, ऑल्दो बीइंग यूनिसेलुलर। फिर आपके
फंगाई है मल्टीसेलुलर, प्लांट है मल्टीसेलुलर, और एनिमल है, प्लांट आपके मल्टीसेलुलर, एनिमल में क्या है, टिश्यू, सेल से बनते टिश्यू, टिश्यू से बनते ऑर्गन, ऑर्गन से बनते ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही प्लांट आपका पहले यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर, फिर एवोल्यूशन होकर मल्टीसेलुलर बना, मल्टीसेलुलर से फिर प्लांट में वो टिश्यू फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू फॉर्मेशन से एनिमल में डायरेक्ट जंप मार के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना जी। फंगाई में टिश्यू सिस्टम आया, प्लांट में टिश्यू प्लस ऑर्गन आया, और इसमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आया। समझ रहे हैं ना, मल्टीसेलुलर और टिश्यू सिस्टम फंगाई, फंगाई से फिर प्लांट में फिर टिश्यू और ऑर्गन्स आए, ऑर्गन्स के बाद फिर एनिमल में टिश्यू प्लस ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों आए। ठीक है ना जी। और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर होने की वजह से ये कुछ भी नहीं था। ठीक है ना जी, ये कुछ भी नहीं था। तो आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफाई किया था अंडर यूनिसेलुलर, आपका सॉरी, अंडर यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट द वन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो यूकैरियोट्स में आपके आते हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमल, और प्रोकैरियोट में आते हैं मोनेरा, मोनेरा बीइंग यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा बीइंग यूनिसेलुलर, फंगाई बीइंग मल्टीसेलुलर विद प्रेजेंस ऑफ टिश्यू। फिर उसके बाद टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, दैट इज वॉज इन द प्लांट्स। फिर उसके बाद इन ऑर्गन्स के ग्रुप ऑफ ऑर्गन आके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, दैट इज इन द एनिमल्स। ये हो गया आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, यानी आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। हाँ, ये इसको जूम इन इमेज थी इसकी, बराबर। मैं एक रिवाइज कर रहा देता हूँ। आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं मोनेरा जो है यूनिसेलुलर, फिर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ आते हैं यूकैरियोट, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, फंगाई मल्टीसेलुलर दैट हैव टिश्यू, प्लांट दैट हैज टिश्यू प्लस ऑर्गन बीइंग मल्टीसेलुलर, एनिमल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। ये हो गया हमारा आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। अगला आते हैं मोनेरा के ऊपर। अब शुरुआत कर रहे हैं हम। अब शुरुआत हो रही है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहले आते हैं मोनेरा। मोनेरा क्या कहता है? तो सबसे पहले आता है मोनेरा। मोनेरा क्या कहता है? किंगडम विच हैज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया। किंगडम विच हैज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स इज बैक्टीरिया। इस किंगडम में द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्राणी जीव है बैक्टीरिया। इट इज़ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर किंगडम। हमने बताया था कि मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर किंगडम होता है। मोनेरा के अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियड विद अ सर्कुलर डीएनए। इट हैज़ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियड, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, बट इट हैज़ न्यूक्लियड विद सर्कुलर डीएनए। इट इज़ प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स। इसके अंदर क्या रहता है? प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स होता है, यानी इसका राइबोसोम्स जो होता है वो 70s इन नेचर रहता है। ठीक है ना जी। इसका जो आपका राइबोसोम रहता है वो 70s टाइप का रहता है। हमने ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा था कि 30s प्लस 50s इज इक्वल्स टू 70s। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है एक्चुअली ये। फिर प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन बट प्रेजेंस ऑफ अदर प्रोटीन। इट हैज़ एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन बट प्रेजेंस ऑफ अदर प्रोटीन। इट इज़ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इसका जो मोनेरा का जो स्ट्रक्चर रहता है, इसके फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहते हैं। इट कैन बी आइदर मोटाइल और कैन बी नॉन मोटाइल। मोनेरा कैन आइदर बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, यानी ये चल भी सकते हैं, मोटाइल यानी मोशन दिखा सकते हैं, या नॉन मोटाइल यानी एक जगह पे स्थिर रह सकते हैं। ठीक है ना जी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी रहते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी रहते हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहते हैं, यानी फोटोट्रॉपिज्म, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट। कीमोट्रॉपिज्म, द बैक्टीरिया हुज सोर्स ऑफ एनर्जी इज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। ये जो होता है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। पर्यावरण, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए, गलत स्पेलिंग लिखी मैंने, हाँ सॉरी, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये इन सब का ऑक्सीडेशन कर देता है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया का। नहीं तो ये हमारे लिए, हम लोग ह्यूमंस के लिए तो कोई काम के नहीं ना, नाइट्रेट और अमोनिया, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडाइज कर देता है वो थ्रू कीमोट्रॉपिज्म इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे? दैट
किंगडम जिसके पास सब इसके किंगडम में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जीव होते हैं बैक्टीरिया। पॉइंट नंबर 2 कि इस किंगडम में आपका प्रोकैरियोटिक किंगडम है, यूनिसेलुलर किंगडम है। इसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियड विद सर्कुलर डीएनए, इट इज प्रेजेंस ऑफ 70 राइबोसोम्स, 70s का फॉर्मूला 30s + 50s, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर, एब्सेंस किसमें होता है, इसका एब्सेंस काय में होता है, इसका एब्सेंस होता है absence of histone protein but presence of absence of histone protein but present, एक सेकंड, अरे क्या हो गया, हैंग हो गया क्या, नहीं ना, हाँ, एब्सेंस ऑफ अदर प्रोटीन बट प्रेजेंस ऑफ अदर प्रोटीन। इस एक सेकंड, ये ना क्या होता है, टैब की चार्जिंग कम रहती है ना, हैंग हो जाता है। हाँ, प्रेजेंस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस रहती है, कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, यानी मोशन दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर इसकी बात करें तो ये हो सकता है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, हेटेरोट्रॉफिक। मेजॉरिटी ऑफ ये सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, हेटेरोट्रॉफिक रहते हैं। फोटोसिंथेटिक भी नेचर रहता है। फोटोसिंथेटिक यानी आपका फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है। फोटोट्रॉपिज्म यानी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट। कीमोट्रॉपिज्म, द bacteria whose source of energy is chemical oxidation by nitrates and ammonia is known as chemotropism। ये हो गया मोनेरा के पॉइंट्स। मोनेरा हो चुका है, मोनेरा के अंदर आता है मोनेरा के टाइप्स। इसके पहले मोनेरा के कुछ स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी का डायग्राम 2.1 जो है ये बताता है कि मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मोनेरा के ये ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर रहते हैं, एक ऐसे वाले स्ट्रक्चर रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोकाए। हाँ, ये अपना ये जो एकदम ऐसे गोल गोल बॉल की तरह रहता है, ये रहता है कोकाय। कोकाय यानी ये होता है स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है ना जी, ये स्फेरिकल रहते हैं कोकाय। ये रॉड शेप्ड, ये होते हैं रॉड शेप्ड यानी बेसिली, रॉड शेप। ये होते हैं स्पाइरल शेप, स्पिरिल्ला, यानी नागों की तरह रहते हैं। नाग रहते हैं ना, नाग पंचमी वाले नाग, स्पाइरल शेप मंदिर में बनाते हैं अपन, तो वैसे वाले शेप में रहते हैं, स्पाइरल शेप। ये होते हैं कॉमा शेप्ड यानी विब्रियो, ठीक है ना जी। चलिए, ये हो गया हमारे मोनेरा के वेरियस काइंड्स ऑफ शेप, यानी कोकाय, बेसिला, स्पिरिल्लो एंड विब्रियो। यानी स्पिरिल्ला इज स्पाइरल, कोकाय इज स्पिरिकल, स्पाइरल इज स्पिरिल्ला इज स्पाइरल, फिर उसके बाद बेसिली इज रॉड शेप और विब्रियो इज कॉमा शेप। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, दैट इज द टाइप्स ऑफ मोनेरा, दैट इज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। मोनेरा ऑल्सो नोन एज बैक्टीरिया। तो हाँ, लास्ट पॉइंट इसका रह जाता है बिफोर कमिंग टू इट कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ मोनेरा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ मोनेरा की बात करें सो वेजिटेटिव मोड इज एब्सेंट। इसमें वेजिटेटिव मोड, वेजिटेटिव फ्रेगमेंट, वेजिटेटिव का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मोड रहता है वो एब्सेंट रहता है। इसका एसेक्सुअल मोड इज बाय बाइनरी फिजन, फेवरेबल और फोर फॉर्मेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन। यानी बाइनरी फिजन जो आपका मोनेरा करता है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन और बाहर की कंडीशन अगर फेवरेबल रही तो जाके वो बाइनरी फिजन करेगा, परंतु अगर वो बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल रही तो वो स्पोर बना लेगा जो बाहर के कंडीशंस को विथस्टैंड करेगा, और जब तक ठीक कंडीशन नहीं हो जाती तब तक वो स्पोर में रहेगा। जैसे कि एक बार कंडीशन ठीक होगी, अनफेवरेबल टू फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो फिर वो अपने बैक टू द ओरिजिनल रिप्रोडक्शन मोड में आ जाएगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रहता है कॉन्जुगेशन, दैट इज बाय अडॉप्टिंग द प्रिमिटिव मोड मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। यानी एक बैक्टीरिया है, इससे डीएनए का ट्रांसफर होगा दूसरे बैक्टीरिया में, इस तरीके से उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कोई ऑर्गन कॉपुलेटरी ऑर्गन कोई वैसा कुछ नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ एक डीएनए का ट्रांसफर होगा। समझे, ये मेरा एक ऐसा मेल फीमेल भी नहीं रहेगा, ये एक बैक्टीरिया है, इसमें से एक थोड़ा सा इतना डीएनए का स्ट्रैंड आएगा और वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और इससे जाके एक नया आपका मोनेरा, आपका बैक्टीरिया बन जाएगा। अब अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यानी इसमें क्या है, आर्कोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, रिकेट्सिया एंड यू क्लाइमेडिया। आर्कोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, रिकेट्सिया एंड यू क्लाइमेडिमिया, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, लास्ट पार्ट एक्टिनोमाइसीटीज, सॉरी पार्डन में भूल गया था। आर्कोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, रिकेट्सिया, क्लाइमेडिमिया एंड एक्टिनोमाइसीटीज। हाँ, आर्क बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं।
आर्क बैक्टीरिया आर द वन विच लिव इन हार्श हैबिटेट ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये वो तरह के बैक्टीरिया है जो आपके हार्श एनवायरनमेंट्स पे पाए जाते हैं, यानी वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, वेरी आपका क्या बोलते हैं, वेरी सैलिनिटी जिसकी बहुत ज़्यादा हाई, जिन एनवायरनमेंट की, जिस एनवायरनमेंट की पानी में सबसे गर्म पानी एकदम 100 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में है, एकदम एकदम ठंडी जगह में, एकदम आपके मार्शी एरिया में, एकदम मीथेन के एकदम गैस के एकदम टॉक्सिक गैस के बीच में अगर कोई बैक्टीरिया पाए गए, उस बैक्टीरिया को कहते हैं आर्च बैक्टीरिया, बिकॉज इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इसके सेल वॉल में, इसका सेल वॉल जो है कंसिस्ट ऑफ सूडोमेरिन म्यूको पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन सूडो दैट हेल्प्स इन सर्वाइविंग द एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि इसके सेल वॉल में सूडोमेरिन दैट इज म्यूको पॉलीसैकेराइड एंड पेप्टिडोग्लाइकॉन रहता है, जो इसको इतने कंडीशंस को सर्वाइव करने में मदद करता है। इसके सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कार्टिनॉइड्स रहते हैं जो इसको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। तो 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू आर्क बैक्टीरिया सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल विच कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड इन सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन which helps them to survive extreme condition। फिर उसके बाद आपका सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ lipid carotenoid, cell membrane consists of lipid carotenoid which protects it from harmful radiations। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है एग्जांपल्स क्या क्या है आर्क बैक्टीरिया के, हैलोफिल्स यानी सॉल्टी एरिया में रहने वाले, थर्मो एसिडोफिल्स यानी वोल्केनो में रहने वाले, मिथेनोजेन यानी मार्शी एरिया में रहने वाले, ठीक है ना जी। हेलोफिल यानी सॉल्टी एरिया में रहने वाले आपके आर्क बैक्टीरिया को हेलोफिल्स कहते हैं, यानी सॉल्टी एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, हेलोफिल्स। आपके थर्मो एसिडोफिल्स यानी मार्शी एरिया में थर्मो एसिडोफिल्स यानी थर्मो से आपको वर्ड देखना, अगर आपको पूछे व्हाट इज थर्मो एसिडोफिल नोन एज, इजी क्वेश्चन है, पूछेंगे तो नहीं आजकल के बायोलॉजी के लेवल को देखे, पर फिर भी अगर किसी एमसी की बुक में कोई छोटा क्वेश्चन आ गया और वैसा छोटा क्वेश्चन गलत नहीं होना अच्छी बात तो नहीं है ना, हार्ड क्वेश्चन गलत हुआ समझ आता, इजी क्वेश्चन गलत हो तो फिर तो खराब बात है ना भाई। थर्मो एसिडोफिल यानी वोल्केनो में पाए जाने वाले थर्मो, और आपके मिथेनोजेन यानी मार्शी एरिया में पाए जाने वाले, और आपके हेलो यानी आपका क्लोरीन वाला, हेलोजन आपको हेलोएल्केन आपको चैप्टर है, हेलोजन आपको पीरियोडिक टेबल में भी है। हेलो शब्द यानी क्लोरीन से डिराइव किया हुआ, यानी क्लोरीन क्या, नमकीन, यानी हेलोफिल्स यानी सलाइन एरिया में वेरी वेरी हाई सलाइन इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम कहते हैं हेलोफिल्स। प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेंस इन, हाँ एक और कि presence of methanogens in ruminants gut which is responsible for the production of methane from cow dung। काउ डंग के अंदर हम लोगों ने क्लास 9 के SST इधर उधर सब पढ़ा था कि भैया मीथेन क्या सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक चैप्टर था हमको क्लास 10 के, इसमें कि काउ डंग का वापर करके आप मीथेन गोबर गैस बना सकते हैं जो आपको सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेंस इन रूमिनेंट्स गट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ये मीथेन कैसे बनता था कि रूमिनेंट का जो गट रहता है, यानी गऊ का जो गट रहता है, वो गट में एक तरह से आपका आर्क बैक्टीरिया मिथेनोजेन रहता है जो आपके मार्शी एरियाज में भी पाया जाता है। ये गट में जो मिथेनोजेन रहता है ये आपके रिस्पॉन्सिबल द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द काउ डंग, यानी काउ की जो गाय की शेण या गाय का गोबर रहता है उसमें से मीथेन जो आता है वो आपके मिथेनोजेंस की वजह से आता है। नोन एज द एंशिएंट बैक्टीरिया और द लिविंग फॉसिल, यानी एक अनंत काल से 100, 200, 1000 साल तक ये एक ही जगह पे उधर ही थे, इसलिए उसे एंशिएंट बैक्टीरिया लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। मोस्ट प्रिमिटिव एंशिएंट फॉसिल फाउंड, यानी कोई भी एंशिएंट फॉसिल प्रिमिटिव फॉसिल्स पाए गए तो उन पे का बैक्टीरिया इज आर्क बैक्टीरिया, यानी समझो गीजा के पिरामिड इजिप्ट की तरफ उन्होंने कोई मम्मी ढूंढ ली, मम्मी के ऊपर थोड़ा सा बैक्टीरिया उनको मिल गया, तो कौन से वाले रह गए, आर्क बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक यूनिट मेम्ब्रेन नहीं रहता, यानी सेल मेम्ब्रेन का एक सेल मेम्ब्रेन के यूनिट है, ये सेल मेम्ब्रेन की यूनिट है, ये ऐसा नहीं रहता। सेल मेम्ब्रेन इज नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन, सॉरी। हेलोफिल्स एंड थर्मो एसिडोफिल्स आर
फैकल्टेटिव एनारोब्स वेराज मिथानोजेंस आर ऑब्लिगेटरी एनारोब्स। ये पॉइंट समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी शब्द को समझिए, यानी आप शब्द से जाइए। फैकल्टी यानी फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव यानी आपने सुना होगा कोचिंग में कि फैकल्टी, यानी फैकल्टेटिव यानी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। फैकल्टेटिव एनारोब यानी एनारोब यानी आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले एनारोब, जो आपका ये पढ़ होता है लैक्टिक एसिड, ये सब लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, ठीक है ना। और मीथेनोजेंस आर ऑब्लिगेटरी यानी उसका कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य। हमारे अभी ये राजपथ का नाम दिया गया ना, कर्तव्य पद, है ना, तो कर्तव्य है। ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, फैसिलिटेटिव एनारोब्स एंड ऑब्लिगेटरी एनारोब्स यानी इसका कर्तव्य है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक वो करना रेस्पिरेशन का, वेराज मिथानोजन का। वेराज थर्मोएसिडोफिल्स पे न्यूहेलोफिल्स का क्या है, फैकल्टेटिव यानी उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो, इसका उसको कुछ इतना भी ऐसा मतलब कर्तव्य नहीं कि भाई यही करना है, वो फैकल्टेटिव है, ठीक है ना जी। सेल मेम्ब्रेन इज एंड यूनिट मेम्ब्रेन, ये 2 पॉइंट हमने पहले भी कवर कर लिया। इस प्रकार हमने आर्क बैक्टीरिया भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। लिव्ड इन द हार्श हैबिटेट ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। हेलोफिल्स यानी सॉल्टी एरिया वाले, थर्मोएसिडोफिल्स यानी आपके वॉल्केनो वाले, मिथानोजेन यानी मार्शी एरिया और रूमिनेंट गट वाले। रूमिनेंट गट में मिथानोजेन रहता है क्योंकि रूमिनेंट गट में मिथानोजेन रहता है जिस वजह से आपके काउडंग में से मीथेन निकलता है। नोन एज द एंशिएंट बैक्टीरिया और लिविंग बैक्टीरिया। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंशिएंट फॉसिल्स आर फाउंड हैविंग आर्क बैक्टीरिया। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हियर इज नॉट अ यूनिट मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद थर्मोएसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स आर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, वेयरएज ऑब्लिगेटरी बैक्टीरिया को ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, पार्डन मी, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ऑब्लिगेटरी एनारोब्स कौन होते हैं, यानी आपके मिथानोजेंस। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सूडोम्यूरिन दैट इज म्यूकोपेप्टिडोग्लाइकॉन एंड सूडोम्यूरिन यानी म्यूकोपेप्टिडोग्लाइकॉन और सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन, सूडोम्यूरिन एंड सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन। सूडोम्यूरिन यानी आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड, पार्डन मी, जल्दी में हो जाती है गड़बड़, कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सूडोम्यूरिन दैट इज सूडोम्यूरिन यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड और peptidoglycan which helps in surviving the harsh condition. Also the cell wall has lipid carotenoids. carotenoids आपके ये बायोमोलिक्यूल्स में भी है, कार्टेनॉइड्स के बारे में, ठीक है ना जी। कंसिस्ट ऑफ लिपिड कार्टेनॉइड्स व्हिच हेल्प्स इन हार्मफुल प्रोटेक्शन, रेडिएशन से प्रोटेक्शन में। ले आते हैं अगले, चलिए आते हैं अगले स्लाइड की तरफ, यानी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट और म्यूकोलेजिनस शीट, ठीक है ना जी। जेलेटिनस शीट और म्यूकोलेजिनस शीट, आपको इसका डायग्राम भी है आर्क बैक्टीरिया का, नॉस्टॉक आपका ब्लू ग्रीन एल्गे का। यूनिसेलुलर फिलामेंटस, यूनिसेलुलर है, फिलामेंटस है या कॉलोनियल फॉर्म में है। ऑफन फॉर्म द ब्लूम इन वाटर, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हेटेरोसिस्ट भी रहता है। एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गे, नॉस्टॉक, एनाबेना। यानी फोटोसिंथेटिक, साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए। ये इसमें प्लांट लाइक वो है, यानी ये आपको पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्लांट लाइक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट और म्यूकोलेजिनस शीट। ये आपको डायग्राम अगले स्लाइड पे रहेगा, उस पर आपको पता चल जाएगा। यूनिसेलुलर रहता है, फिलामेंटस या कोलोनियल स्ट्रक्चर रहता है। ऑफन फॉर्म्स द ब्लूम इन वाटर, वाटर के अंदर ब्लूम जो आता है वो वाटर के अंदर फॉर्म करने का काम साइनोबैक्टीरिया का रहता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्लास 9th में आपको जब नाइट्रोजन साइकिल थी, क्लास 9 में भी नहीं थी, ये क्लास 7th में थी शायद, कदाचित, हाँ पक्का, हाँ सीबीएसई को क्लास 7th में थी नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो साइनोबैक्टीरिया तब से, ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया तब से लोगों को इसका नाम आया हुआ है। हाँ फिक्सेशन, हेट्रोसिस्ट रहती है इसके अंदर, इसके प्रोटेक्शन के लिए हेट्रोसिस्ट रहती है। एग्जाम्पल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे, नॉस्टॉक और एनाबेना। इसका अगले स्लाइड पे हम लोग इसके डायग्राम भी देख लेते हैं। तो डायग्राम क्या है, ये है आपके साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम। साइनोबैक्टीरिया के डायग्राम में हमने आपको बताया था कि ये जो नीली स्ट्रक्चर है, ये इसका जो ये नीले कलर का स्ट्रक्चर जो है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये होता है आपका
म्यूकिलेजिनेस शीट, म्यूकिलेजिनेस शीट यानी इसके जैसे किताब के ऊपर आप लोग बचपन में या अभी भी प्लास्टिक का कवर करते हैं, प्लास्टिक का कवर करते हैं, तो प्लास्टिक का कवर जो रहता है ये उसका प्रोटेक्शन रहता है किताब का, वैसे ही ये भी नीले कलर की शीट रहती है जो म्यूकिलेजिनेस शीट रहती है। फिर उसके बाद ये जो जामुनी रंग का जो मैं कर रहा हूँ ये जो होता है इसका हेटेरोसिस्ट रहता है, ये इसके हेटेरोसिस्ट रहते हैं। ये हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया। और कुछ बताना था इसमें वो आप, हाँ, जिलेटिनस शीट और म्यूकिलेजिनस शीट यूनिसेलुलर फिलामेंटस का कॉलोनियल स्ट्रक्चर देखिए, ये कॉलोनीज बना रही है। देखिए ये पूरी ये जो है ये 1 ये 2 ये 3 ये जो माला रहती है ना, जाप माला या आपकी बीड की माला या पर्ल की माला, मोती माला जो रहती है, तो वो मोती 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 सब एक साथ आके कॉलोनी बना लेते हैं, पूरी कॉलोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है ना जी। या फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी ऐसा फिलामेंट, ये फिलामेंट, ठीक है ना जी, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा भी बना सकते हैं। हमने ये भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, यानी आपके यू बैक्टीरिया के लिए। ये थोड़ा सा स्लाइड क्या हो गया था, मेरे से आगे पीछे हो गया था, इसलिए थोड़ा पीछे करना पड़ रहा है, ठीक है ना जी। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इज नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इज नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन, इट इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। टाइप्स ऑफ शेप्स इन यू बैक्टीरिया हमने देखे थे, रॉड शेप बैसिली, स्पेरल शेप कोकाई, स्पेरिकल शेप स्पिरिल्ला, कॉमा शेप विब्रियो। हमने पिछले ही स्लाइड में देखे थे कि हाँ, कि रॉड शेप आपका कौन सा रहता है, कोकाय, स्पेरिकल शेप कौन सा रहता है, कोकाय रहता है। रॉड शेप कौन सा रहता है, बैसिली रहता है। स्पाइरल शेप कौन सा रहता है, विब्रियो, स्पिरिल्ला। और कॉमा शेप कौन सा रहता है, विब्रियो। कॉमा शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पिरिल्ला, रॉड शेप बैसिली, कोकाय, स्पेरिकल शेप। ये हमने पिछले स्लाइड में देख लिए थे। यू बैक्टीरिया के बाद आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ यू बैक्टीरिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ यू बैक्टीरिया, कीमोट्रोपिक, ऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर के मदद से आपके लाइट का एनर्जी के लिए इस्तेमाल होना फोटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक तो है ही। आपका सिग्निफिकेंस क्या है, यूजफुलनेस, कर्डलिंग यानी दही जमाने के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में। हाँ, टाइफॉइड और टेटनस, टीटी करा सकता है हमें, क्या, टाइफॉइड और टेटनस, यानी आपका टीईटी, ये टीईटी एग्जाम रहती है तो टीईटी करा देता है, यानी हमको ये यू बैक्टीरिया टीईटी करा देता है, यानी यू बैक्टीरिया टाइफॉइड टेटनस, टाइफॉइड टेटनस यू बैक्टीरिया, ठीक है ना जी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या थे, कीमोट्रॉफिक यानी आपके नाइट्रेशंस और नाइट्रेट्स और आपके नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के ऑक्सीडेशन, आपका सल्फेट्स के, पर्पल और ग्रीन सल्फेट्स की मदद से और लाइट के एनर्जी इस्तेमाल करके फोटोट्रोपिज्म और आपके हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सबके जैसा है। सिग्निफिकेंस क्या क्या थे, कर्डलिंग, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। और हार्म्स क्या क्या है, टाइफॉइड और टेटनस। ये पॉइंट्स हमारे सब हो गए हैं, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के ऊपर। माइकोप्लाज्मा PLPO यानी प्लूरो न्यूमोनियो लाइक PPLO, PLPO नहीं, PPLO, it is pleuropneumonia like organism, 0.5 to 0.1 to 0.5 nanometer, discovered by Knockard and Rouse, can change their shape, that is in absence of cell wall, can survive without oxygen, very very parasitic और पैथोजेनिक इन नेचर। माइकोप्लाज्मा के बाद में हम क्या देख रहे हैं, क्या देयर PLPO, दैट इज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में भी आपको ये PLPO के बारे में वर्णन किया गया है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म 0.1 to 0.5 का साइज रहता है। फिर उसके बाद डिस्कवर्ड बाय नॉकार्ड एंड राउस। फिर उसके बाद अगला आता है कैन चेंज देयर शेप बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट O2, पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक इन नेचर। ये हो गया माइकोप्लाज्मा के बारे में। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज रिकेट्सिया। रिकेट्सिया क्या कहता है, रिकेट्सिया इट इज डिस्कवर्ड बाय HT रिकेट्स। रिकेट्स के नाम से रिकेट्स ने डिस्कवर किया था इसलिए उसका नाम HT रिकेट्स ने डिस्कवर किया था इसलिए नाम रिकेट्सिया रखा गया है। स्मॉलर देन बैक्टीरिया विथ वेरी वेरी स्मॉल DNA, इट इज मच स्मॉलर देन द अदर बैक्टीरिया विद वेरी स्मॉल DNA, इट इज नॉन मोटाइल, कोकाई एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉन मोटाइल, कोकाई और रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कॉजेस टाइफस, RFMS एक्सेट्रा।
टाइफस, RFMS एक्सेट्रा, ठीक है ना जी। RFMS का एनसीईआरटी में ऐसे फुल फॉर्म नहीं दिया गया, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग लग सकते हैं। टाइफस और RFMS हमको कॉज करता है। क्या करता है रिकेट्सिया? रिकेट्सिया के बारे में क्या दिया गया है? रिकेट्सिया डिस्कवर्ड बाय H.T. रिकेट्स, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विथ वेरी स्मॉल DNA, नॉन मोटाइल विथ कोकाई एंड स्पिरिल कोकाई और रॉड शेप स्ट्रक्चर, कैन कॉज टाइफस एंड RFMS, ठीक है ना जी। चलिए अगला आता है प्रोटिस्टा के बारे में होगा। हाँ, प्रोटिस्टा। चलिए प्रोटिस्टा को शुरुआत करते हैं। आगे आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा वॉज डिस्कवर्ड बाय हैकल। हमने हैकल का नाम पिछले ही स्लाइड में देखा था, यानी यहाँ पे देखा। हाँ, बताने 2-3 किंगडम क्लासिफिकेशन बताने वाले हैकल साहब ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना जी। कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन मोनेरा एंड अदर किंगडम, यानी आपके हमने व्हिटेकर साहब ने बताया था कि हमको पार्डन में हाँ सो व्हिटेकर साहब ने बताया था कि हमारे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था व्हिटेकर ने, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स केस में किया था। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ अकेले मोनेरा था, पर यूकैरियोट में वो भी यूनिसेलुलर, और प्रोकैरियोट्स में आपका यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर, वो भी अकेला, तो वो था प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर, तो ये दोनों के दोनों बट अलग अलग दोनों के दोनों पर कनेक्टिंग ब्रिज बन जाता है। ये यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक पार्ट्स के लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज बन जाता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर यूनिसेलुलर इन नेचर, यूनिसेलुलर इन सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना जी। तो इस तरह से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा और अदर किंगडम्स। प्रेजेंस ऑफ साइक्लोसिस, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है मोटाइल विद हेल्प ऑफ फ्लैजिला, सूडोपोडिया और सीलिया, ठीक है ना जी। प्रेजेंस ऑफ साइक्लोसिस मतलब सर्कुलर मूवमेंट ऑफ सेल, यानी साइक्लोसिस मतलब ये पॉइंट नोट कर लीजिए। साइक्लोसिस मीन्स द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ सेल इज नोन एज साइक्लोसिस। द सर्कुलर मूवमेंट of cell is known as circular movement of cytoplasm in the cell में circular movement of cytoplasm in cell is known as cyclosis. Motile with the help of flagella, pseudopodia और cilia, फ्लैजेला, सूडोपोडिया और सीलिया, इन तीनों की मदद या तो ये कोई भी तीन रहेंगे या इनमें से कोई तो भी एक रहेगा जिसकी मदद से वो मोटिलिटी प्राप्त कर सकता है। आगे आता है सीलिया फ्लैजेला प्रेजेंट। सीलिया फ्लैजेला अगर रहते तो वो 9+2 के पैटर्न में रहते हैं। 9 के सीलिया रहेंगे तो 2 फ्लैजेला जरूर रहेंगे। सेल एनवेलप विद द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन। सेल एनवेलप रहेगा जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्लस ऑर्गेनल मेम्ब्रेन रहेंगे। ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर पहले ही बता दिया था। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस विद ऑर्गन बाउंडेड टू मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म ऑर्गन बाउंडेड टू मेम्ब्रेन, इसलिए यूकैरियोट है। न्यूक्लियस विद यूनी बाय और मल्टी न्यूक्लिएटेड, आपका जो न्यूक्लियस हो सकता है वो यूनी बाय और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है, यानी एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस या मल्टीपल न्यूक्लियसेस। प्रेजेंस ऑफ DNA विद क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम का फॉर्मूला हमने आपको बायोमोलिक्यूल्स के टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने नहीं बताया था, हमारा हुआ नहीं अभी तक। 60S प्लस 40S इसका फॉर्मूला रहता है 80S राइबोसोम्स का। यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर एज कोलोनियल और सॉलिडेटरी, सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल वॉल में भी प्रेजेंट विद सेलुलोज, पेलिकल शेल और क्यूटिकल्स में भी सेल वॉल विद सेलुलोज, यानी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज रहता है। ये सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। पहली बात तो सेल वॉल या तो रहेगी या तो एब्सेंट रहेगी। अगर रहे भी तो उसमें सेलुलोज रहेगा, और पेलिकल शेल और क्यूटिकल में भी प्रेजेंट या हो सकते हैं, शायद पेलिकल क्यूटिकल और शेल्स शायद हो सकते हैं। हमने प्रोटिस्टा देख लिया। क्या क्या पॉइंट्स थे प्रोटिस्टा के पहले स्लाइड की, इस स्लाइड के कि
डिस्कवरी हुई थी हैकल द्वारा, कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन मोनेरा एंड अदर किंगडम, प्रेजेंस ऑफ साइक्लोसिस यानी द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल, मोटाइल विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला सीलिया एंड सूडोपोडिया। फिर उसके बाद सीलिया फ्लैजिला आपके 9+2 के पैटर्न में रहते हैं। सेल एनवलप यानी ऑर्गन मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की मदद इसके रहते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियाइड एंड ऑर्गन मेम्ब्रेन न्यूक्लियोइड। फिर उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है यूनिबाय और मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ 80s राइबोसोम। यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर, सेल वॉल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, इफ दे आर प्रेजेंट दे में बी विथ सेलुलोज के इससे कंटेंट रहेगा, और पेरिकल शेल और क्यूटिकल शायद रह सकते हैं। ये हो गए इसके सारे पॉइंट्स प्रोटिस्टा के। अब आगे बढ़ते हैं अगले इसके टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा। टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा में आते हैं आपके क्रायोसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन। क्रायोसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन। ठीक है ना जी। प्रोटोजोअन्स के भी 4 और अलग अलग हिस्से आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक सेकेंड ना। वो होते हैं प्रोटोजोअन के जो 4 प्रकार है, अमीबा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, पोरोजोअन्स एंड सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ये होते हैं प्रोटोजोअन्स के 4 प्रकार यानी प्रोटिस्टा के 4 उप प्रकार यानी सब टाइप्स। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रायोसोफाइट्स। क्रायोसोफाइट्स क्या रहते हैं? क्रायोसोफाइट्स वो होते हैं जो आपके चीफ प्रोड्यूसर जिसके बारे में हमने सुना था। ठीक है ना जी। ये वो वाले होते हैं क्रायोसोफाइट्स। सेल वॉल सेल ओवरलैप ईच अदर टू फिट इन टुगेदर एज अ सोप केस। यानी एक सोप का केस जो होता है जिसमें बाथरूम में आप लोग जब साबुन जिसमें रखते हैं, वो आपका जो साबुन रखने का साबुनदानी रहती है उसकी तरह वो एक दूसरे के अंदर फिटम फाट हो जाता है। कैसे? ऐसे फिट टुगेदर टू फॉर्म अ सोप केस। जनरली सोप केस कैसा रहता है? ऐसा रहता है। हम काय का सोप केस कुछ नहीं वापरते भैया। सोप केस सब गंदा हो जाता है और इसके अंदर ऐसा आपका साबुन रहता है। ये होता है आपका सोप केस। तो ये कैसा है? इसका जो ढकना है इसके ऊपर इस तरह से फिट हो चुका है। उसी प्रकार से ये जो आपका जो डिनोफ्लैजिलेट है, डिनोफ्लैजिलेट का मेन सबसे प्राइमरी पॉइंट ये है कि सोप केस की तरह वो स्ट्रक्चर एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। उसके जो सेल वॉल्स है उसका ऐसा स्ट्रक्चर है। फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर। फ्रेश नदियों में और आपके मरीन वाटर यानी समुद्र में भी पाए जाते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर दैट इज प्लैंकटन। एग्जाम्पल प्लैंकटन जो है वो आपका पैसिवली यानी कैसे, मतलब ऐसे कुछ लगता नहीं उसका, ऐसे बहता रहता है पानी में। ठीक है ना जी। सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। सिलिका जो रहता है, सिलिका आपका जो सिलिका कोटिंग वो जो रहती है आपके सिलिका जेल, सिलिका घड़ी में की सिलिका रहती है। फिर इसके बाद ये जो होती है इसके अंदर समझ लीजिए पिंक इसकी सिलिका कोटिंग होगी। ठीक है ना जी। डायटेमशियस अर्थ रहते हैं। डायटेमशियस अर्थ एग्जाम्पल मोस्टली फोटोसिंथेटिक इन नेचर, यूज्ड इन फोटोसिंथेटिक इन नेचर करने की जरूरत नहीं। फोटोसिंथेटिक क्या? हाँ, यूज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स जो हमारे सी में से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं। डायटेमशियस अर्थ का क्या एक काम आता है कि डायटेमशियस अर्थ उसके पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में मदद करता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। एमसीक्यू वालों का एकदम टॉप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कौन से? नंबर 1 कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्रायोसोफाइट्स फ्लोट्स पैसिवली ऑन वाटर, प्लैंकटन। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। एग्जांपल डायटम्स ऑन गोल्डन अलगे। ठीक है ना जी। ये 2 क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है क्रायोसोफाइट्स में से। हो गया क्रायोसोफाइट्स। डिनोफ्लैजिलेट्स ये आपका आर्मर वाला जो आपका है ना, वो जो ढाल बनाता है, ढाल के स्ट्रक्चर वो वाला है डिनोफ्लैजिलेट्स। मोस्टली मरीन वाटर। देखिए जब चैप्टर हो जाता है ना, मतलब बीच में से बोल रहा हूँ, पार्डन करना, कि जब चैप्टर हो जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11वीं में हो गया, उसका हो गया रिवीजन। 12वीं जब शुरू होने वाली थी तब कोचिंग क्लास में रिवीजन होता है, तब भी हो जाता है उसका रिवीजन। पर जब मिड 12वीं जब मॉलिकुलर बेसिस प्रिंसिपल्स और बीच में से आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से प्रश्न पूछ लिए, आपको
इतनी डिटेल नहीं याद रहती, आपको याद रहता है एक सोप केस जैसा स्ट्रक्चर, आर्मर जैसा स्ट्रक्चर, फिर आपको वायरस, वायरॉइड लिकेंस, उसमें का कौन सा आरएनए एसआरएनए दोनों, डीएनए और आरएनए दोनों रहता है कि नहीं, ये छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन होता है। ये छोटी छोटी बातें याद रहती है, ये मतलब चैप्टर में का एकदम स्ट्राइकिंग आउट पॉइंट्स रहते हैं कि जो दिमाग में फिट रहता है, ये कि हाँ ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था, ये इसमें था। नाम ये सब याद नहीं रहेंगे, पर आपको याद रहेगा सोप के स्ट्रक्चर, ढाल के जैसे स्ट्रक्चर, ये वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना जी। कोकाई, रॉड शेप, बैसिलस, ये सब, ये आगे तो ह्यूमन हेल्थ डिसीज में बहुत सारे आएंगे भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट ही लिया था, पार्डन करिए इसके लिए। Dinoflagellates, mostly marine water. They have flagella with one transverse and one longitudinal, flagella, ठीक है ना जी। one transverse and one longitudinal flagella. Photosynthetic color yellow, red, brown, green, blue, etc. नहीं इतने yellow, green, blue, brown, red, etc. ठीक है ना जी। Photosynthetic pigment chlorophyll A and fucoxanthophil, क्लोरोफिल ए विथ फ्यूकोजैंथोफिल। आपको जो चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम में आपको फ्यूकोजैंथोफिल है कि क्लोरोफिल ए और फ्यूकोजैंथोफिल ये बताएगा कि वो कौन सा रेड, ब्लू और ग्रीन एल्गे में से कौन सा वाला वो बनाता है, ठीक है ना जी। फ्यूकोजैंथोफिल और क्लोरोफिल ए का ये आपको है प्लांट किंगडम में। तो वो काय में है आपको प्लांट किंगडम में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए प्लस फ्यूकोजैंथोफिल, ये बनाता है ब्राउन एल्गे में, ब्राउन कलर का एल्गे। तो ये कलर जो इसका वैसा ही रहेगा, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तो रहेगा। पर ये खास करके ब्राउन क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्लोरोफिल और फ्यूकोजैंथोफिल ब्राउन का कॉम्बिनेशन करके ब्राउन कलर बनता है। कहाँ देखा था हमने, प्लांट किंगडम में, ब्राउन एल्गे वाले पार्ट में, ठीक है ना जी। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर नोन एज मीजोकैरियोसाइट्स। बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिन्हें हम मीजोकैरियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। सेलुलोजिक सेल वॉल which forms a armor like structure, ढाल like structure, plate and interlocking strips, storage of oil and polysaccharide leucosin, red tides, that is the characteristics of dinoflagellates। यानी पानी का लाल रंग लेना, यानी गांव तरफ आप बोलते हैं ना कि पानी समझ लीजिए लाल हो गया, तो ये लाल हो गया, हरा हो गया, तो ये क्यों हो गया, इसमें रेड टाइड आ गई, that is it is the characteristics of dinoflagellates, ठीक है ना जी। ठीक है ना। तो डिनोफ्लैजेलेट्स में क्या क्या देखा कि दे आर मोस्टली मरीन ऑर्गेनिजम्स, दे हैव फ्लैजेला, फिर उसके बाद दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, फिर उसके बाद दे आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से, क्लोरोफिल ए और फ्यूकोजैंथोफिल। फोटोसिंथेटिक कलर कौन सा है उनका, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्राउन, ठीक है ना जी। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस नोन एज मीजोकैरियोसाइट्स। सेलुलोजिक आपका जो सेल वॉल जो रहती है, दे फॉर्म लाइक आर्मर प्लेट एंड इंटरलॉक्ड इन विथ ईच अदर, स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड पॉलीसैकेराइड, रेड टाइड, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिनोफ्लैजिलेट्स। ये होता है डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज द यूग्लिनोइड्स के बारे में, ठीक है ना जी। यूग्लिनोइड्स क्या बोलता है, तो यूग्लिनोइड, अब इसका एक सेकेंड आपको इसका डायग्राम भी बता देता हूँ। इसका डायग्राम कैसा रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना जी। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, ऐसा रहेगा ये। तो ये इसका डायग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया था वन ट्रांसवर्स एंड वन लॉन्गिट्यूडनल। वन ट्रांसवर्स एंड वन ट्रांसवर्स कैसी रहेगी, वो ऐसी रहेगी, और वन लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबी रहेगी। वन ट्रांसवर्स एंड वन लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला रहेगा। इसका ये जो सेल प्लेट्स रहेगी, ये एक दूसरे को, जैसे आपने वो बाहुबली पिक्चर देखी होंगी जिसमें वो लोग एक साथ ऐसी ऐसा और ऐसा एक वो बना लेते हैं, ढालों का ऐसा स्ट्रक्चर, बीच में एक ऐसा सींग ऐसा कुछ तो बन जाता है ऐसा, और फिर ऐसा और ऐसा ढालों का स्ट्रक्चर, बहुत ही इम्प्रेसिव था वो ज़माने में वो, ठीक है ना जी। तो ये ऐसा आर्मर्स को सब ऐसा एक साथ ऐसा फिट कर लेते हैं, आर्मर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और फिर इंटरलॉकिंग स्टिफिंग के मदद से ये सेल वॉल्स की आर्मर के जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वन विथ वन लॉन्गिट्यूडनल वन ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ये आप इसके डायग्राम से इसके डिनोफ्लैजिलेट्स को पहचान सकते हैं, ठीक है ना जी। इसके अंदर ही क्या स्टोर करता है, इसके अंदर स्टोर करता है पॉलीसैकेराइड्स और ऑयल्स, और आपके नोन एज लियोसिन के स्टोर करता है इसके अंदर ऐसे, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इट इज अबाउट यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या कहते हैं, यूग्लिनोइड्स क्या है,
मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सम आर आल्सो फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी स्थिर पानी में जो आपका जो पानी का जमाव है वहाँ पे भी यूग्लिनॉइड्स पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर में तो वैसे भी पाए ही जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल। इनमें सेल वॉल नहीं रहते, इनमें उल्टा सेल वॉल की जगह पेलिकल रहती है। ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है, ठीक है ना जी। फोटोसिंथेटिक इन डे एंड हेटेरोट्रॉफिक इन नाइट, यानी फोटोसिंथेटिक नेचर डे में रहता है और नाइट में ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। दो फ्लैजेला, एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग। पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स, यानी पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स की प्रेजेंस, यानी हायर प्लांट्स में प्रेजेंस पिगमेंट के इसमें प्रेजेंस है। एग्जाम्पल इसके नाम में है यूग्लिना, यूग्लिनॉइड के एग्जाम्पल यूग्लिना। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या है कि तो इस तरह से यूग्लिनॉइड रहता है। यूग्लिनॉइड के अंदर ये इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए ऐसा एकदम ऐसा ये पत्तों के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर सेल वॉल नहीं रहेगी पर इसके अंदर पेलिकल रहेगा, और इसमें जो दो फ्लैजेला है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट फ्लैजेला रहेगी। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पॉइंट है कि एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजेला रहेगी, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड के तरफ, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनॉइड्स आर आपके स्टैग्नेंट वाटर या फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले। फिर उसके बाद अगला आता है कि इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव पेलिकल विथ मेक्स इट फ्लेक्सिबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक, हाँ इसका है कि रात में दिन में फोटोसिंथेटिक और रात में हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर रहते हैं। दो फ्लैजेला रहते हैं, यानी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। पिगमेंट्स जो इनमें रहते हैं दे पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स, यानी हायर प्लांट्स में पाए जाने वाले पिगमेंट इनमें भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना। ये हो गया यूग्लिनॉइड्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, यानी हाँ ये अच्छा होगा डायग्राम, ये मस्त सुंदर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, ठीक है ना जी। चलिए हाँ, एक पॉइंट जो मैं क्राइसोफाइट्स पे ऐड करना भूल गया था वो था, हाँ क्राइसोफाइट्स में एक पॉइंट था कि दे आर नोन एज प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स जो था, प्लैंक्टॉन्स वाला पॉइंट जो था, प्लैंक्टॉन्स मतलब ये पानी की दिशा में बहते हैं, पानी की दिशा में बहने वालों को कहते हैं, ठीक है ना जी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं ऐड करना भूल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स की तरफ। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ठीक है ना जी। स्लाइम मोल्ड जो रहते हैं दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सुटेबल कंडीशन फॉर्म्स प्लाज्मोडियम, अनसुटेबल कंडीशन फ्रॉम स्पोर्स हैव एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कवरिंग, दे आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट्स। यानी स्लाइम मोल्ड जो रहते हैं ये समझ लीजिए पार्टी करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, यानी सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम पर से पार्टी करना, यानी सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनसूटेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाते हैं। इनका स्पोर बहुत ही कड़क, बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, जो एयर करंट के द्वारा तितर बितर कर दिया जाता है, ठीक है ना जी। कैसे करते, तितर बितर कर दिया जाता है। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट रहते हैं। सैप्रोफाइटिक यानी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले प्रोटिस्ट, ठीक है ना जी। अगला आता है, और कोई पॉइंट है, ट्रू वॉल्स डिस्पर्स्ड बाय एयर कवर, ओके नो प्रॉब्लम, सब पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। चलिए सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट रहते हैं, सूटेबल कंडीशन में आपका प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनसूटेबल कंडीशन में ये आपके स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट कवरिंग एंड डिस्ट्रेस्ड बाय द एयर करंट। ये हो गया स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। अगला पार्ट आता है हमारा प्रोटोजोअन्स जो है एक अपने आप में ही एक अलग किंगडम खोल लेता है छोटा सा, ऑन द बेसिस कि इनके जो सब टाइप्स वाले ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह से चलते हैं, उनके चलने के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, क्या काठी लेके चलते हैं कि व्हीलचेयर पे चलते हैं, क्या बैसाखी पे चलते हैं कि 2 पैर से चलते हैं कि 4 पैर से चलते हैं, या
साइकिल से चलते, कि गाड़ी से चलते, कि बस से चलते, कि 18 पहिए वाली गाड़ी से चलते, क्या हवाई जहाज से चलते हैं। वैसे ही आपके प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोअन्स भी एक टाइप ऑफ आपके ये होते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है ना जी। हेटरोट्रॉफिक इन नेचर रहते हैं, प्रीडेटर्स पैरासाइटिक इन नेचर रहते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, यानी एनिमल लोगों के बहुत ही आपके जो बाप दादाओं के जमाने की रिश्तेदारी में से एनिमल से। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स, ठीक है ना जी। अमीबॉइड्स आर प्रीडेटर। इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम प्रोटोजोअन्स का डायग्राम है, उसका भी है, स्लाइम मोल्ड्स का भी है। स्लाइम मोल्ड्स का दिखा देता हूँ, स्लाइम मोल्ड्स का दिखाना रहेगा होगा, एक सेकंड। प्रोटोजोअन, हाँ, स्लाइम मोल्ड्स का डायग्राम देख लीजिए। स्लाइम मोल्ड्स का डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहता है। स्लाइम मोल्ड्स आपने बचपन में जो स्लाइम खेला होगा, बहुत लोगों ने खेला होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी खेला होगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था, पर स्लाइम आते थे खेलने वाले। वो स्लाइम ऐसे स्लाइमी मतलब ऐसे जेली के जैसे ऐसे हलने वाले स्ट्रक्चर रहते थे, क्योंकि इसके अंदर स्लाइम के जैसे स्ट्रक्चर रहते थे, इसलिए स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। प्रोटोजोन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। क्लास 9th में, क्लास 7th में प्रोटोजोन था। स्ट्रक्चर तो सबको पता है कि प्रोटोजोन का स्ट्रक्चर लगभग कैसा दिखता है। उनके चलने के बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया था उन्हें अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन, इन 4 प्रकारों में। अमीबॉइड जो रहते हैं, दे आर प्रेडेटर्स इन नेचर, लिविंग इन फ्रेश वाटर। दे live in fresh water, marine water and moist soil condition. They live in fresh water, marine water, moist soil condition. Consists of pseudopodia or phosphate to engulf the food. In marine amoeboid silica shells have marine amoeboids have silica shells on the surfaces. यानी अमीबा जो रहता है, आपका जो अमीबा रहता है, अमीबा जो रहता है, दे आर प्रीडेटर इन नेचर, यानी शिकार करते हैं। लिविंग इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल कंडीशन, अपने नदी के पानी में, समुद्र के पानी में, और आपके नमी वाली जो मिट्टी रहती है, नम मिट्टी जो रहती है, उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। कंसिस्ट ऑफ सूडोपोडिया सबको पता है क्या रहता है। सूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी पाव। इनगल्फ द फूड इन मरीन वाटर में अमीबॉइड सिलिका, मरीन वाटर में अमीबॉइड सिलिका पाया जाता है। एग्जाम्पल है अमोबिया एंड हिस्टोलिका, दैट इज आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी ये पढ़ाया जाएगा अमीबा के बारे में, जो डिजीज कराता है एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना जी। अब आता है फ्लैजेलेटेड यानी जिसके पास फ्लैजेला रहता है। फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक इन नेचर, हैव फ्लैजेला। ट्रैपेनसोमा कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, एमसीक्यू का हिट क्वेश्चन कि ट्रैपेनसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्रैपेनसोमा, ये है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन का एग्जाम्पल। सीलिएटेड एक्वेटिक active swimmer with the help of cilia, possesses a cavity called the gullet. A rows of cilia that direct the food into the gullet. There are rows of cilia that direct the food into the gullet by coordinated movement. Example paramecium. यानी फ्लैजिलेटेड का क्या मतलब है? फ्लैजिलेटेड, दे हैव प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला नोन एज फ्लैजिलेटेड। दे आर फ्री लिविंग विद द हेल्प, दैट इज द स्विम फ्रीली, दैट इज दे आर पैरासिटिक एंड दे आर पैरासिटिक इन नेचर। फिर उसके बाद दे हैव फ्लैजेला। ट्रैपेनसोमा कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रैपेनसोमा। फिर उसके बाद सीलिएटेड का एग्जाम्पल है एक्टिव एंड एक्वेटिक नेचर एंड दे आर एक्टिव स्विमर। दे प्रोसेस अ कैविटी कॉल्ड एज अ गलेट, खाने के लिए कैविटी रहती है नोन एज अ गलेट। रोज ऑफ सीलिया डायरेक्टेड फॉर हैव अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ये हो चुका है हमारा लास्ट स्पोरोजोन। एग्जाम्पल है सिर्फ प्लाज्मोडियम, इट इज मलेरियल पैरासाइट, यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। ये आपके 3-4 एग्जाम्पल आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में रहेंगे, जो आपको मेन डे फॉर्मेट से एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। प्लाज्मोडियम पी, वाइवैक्स पी, फॉल्सिपेरम और पी मलेरिया, ये मलेरियल पैरासाइट्स रहते हैं, जो एक स्पोरोजोन रहते हैं, जो प्रोटोजोआ के टाइप के रह सकते हैं। जो आपको इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, पूछा जा सकता है कि प्रोटोजोआ विच कॉजेज द डिजीज मलेरिया, पूछा जा सकता है, ठीक है ना जी। चलिए अब आते हैं
सेकेंड लास्ट पार्ट विच इज नोन एज द फंगाई, फंगस की तरफ चलते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, सो फंगाई, फंगस भी कहते हैं फंगाई को, फंगाई और फंगस। फंगाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट। द फंगाई बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी, यानी उनमें जो धागेदार स्ट्रक्चर रहता है फंगस में, उसको हम हाइफी कहते हैं। एक हाइफी के पूरे नेटवर्क को, जाल को माइशियम कहते हैं। अगर माइशियम या हाइफी में सेपरेशंस यानी आपके सेपरेशन रहे तो उसको प्रेजेंस ऑफ सेप्टा यानी सेप्टा कहते हैं, और अगर एब्सेंस ऑफ सेप्टा रहे तो सीनिटिक कहते हैं, ठीक है ना जी। इस तरह से दिखता है वो कुछ, ठीक है ना जी। ये होता है सेप्टेट और ये होता है सीनिटिक, ठीक है ना जी। एक सेकेंड, हाँ, अगर आपका माइसियम जो है, अगर आपका माइसियम ऐसा है और माइसियम आपका हाइफी जो है, हाइफी ऐसे नेटवर्क कर ले तो उसको माइसियम कहते हैं। माइसियम में अगर सेप्टेशन या सेप्टा हो उसको सेप्टेट कहते हैं, और एब्सेंस हो सेप्टा की तो उसको सीनेटिक कहते हैं। यूनिक kingdom of heterotrophic organisms, it is a unique kingdom of heterotrophic organism, cosmopolitan organism that can grow in air, water, soil and moist conditions, grows preferably in moist and warm and humid places. सेल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस विद अ वेरी लीनियर डीएनए एंड क्रोमोसोम्स, सेल एनवेलप टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। एटीएस राइबोसोम का टाइप है, न्यूक्लियस यूनिबाय मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यूनिक भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। सेल वॉल इज काइटेनियस फंगस सेलुलोज विद एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है ना जी। सैप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है। इसका जो खास जो बात है ये है कि उसकी जो सेल वॉल है वो फंगल सेलुलोज यानी एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन रहता है, जिसको हम लोग कैटेनियस सेल वॉल भी कहते हैं। फिर उसके बाद आप लोग ये भी कि माइशियम और सेप्ट, इसका जो क्वेश्चन आने वाला रीजन है वो है माइशियम और सेप्टा का कॉन्सेप्ट, यानी हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी को कहते हैं माइशियम। माइशियम के अंदर सेपरेशन आ गए उसको कहते हैं सेप्टेट, और अगर एब्सेंस रही सेपरेशन को उसको कहते हैं सीनिटिक। उसके बाद आता है, ये वाले पॉइंट्स भी हमारे रिवाइज हो गए, ठीक है ना जी। अब अगर आता है यूनिक किंगडम विथ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव इन एयर, वाटर, सॉइल, ग्रोथ प्रेफरेबली इन वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस। सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस विद लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर डीएनए एंड क्रोमोसोम। फिर उसके बाद एनवेलप टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विद सेल ऑर्गेनल। 80s का राइबोसोम रहता है। न्यूक्लियस यूनि बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर उसके बाद यूनि और मल्टी सेलुलर। सेल वॉल इज काइटेनियस फंगल सेलुलोज विद एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक और सैप्रोफिटिक। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ फंगस। टाइप्स ऑफ फंगस के बारे में अगर हम लोग देखें तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है ना जी। ये होते फंगस के 4 प्रकार। फाइकोमाइसिटीज, हाँ पहले फाइकोमाइसिटीज आता है, ए एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडोमाइसिटीज, फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। Phycomycetes is known as algal, fungal or oomycetes. They are aquatic or terrestrial living, aseptate with senetic mycelium. Mode of reproduction is spore, which is endogenous in nature. Motile is zoospore. Non-motile is aplanospore or a flagellate, causes diseases in plant. Example rhizopus and mucor. यानी Phycomycetes जो रहते हैं ये algal आपके नोन एज अलगल और अलगल फंगल और ओमाइसिटीज, ये अलगल फंगल के नाम से जाने जा सकते हैं या ओमाइसिटीज के नाम से जाने जा सकते हैं। फिर उसके बाद एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, दे आर एसेप्टेड यानी इनमें कोई सेपरेशन नहीं रहते हैं हाई माइसेलियम में। और सीनिटिक या एसेप्टेड एंड सीनिटिक, एसेप्टेड एंड सीनिटिक माइसेलियम हमने देखा था लास्ट 2 स्लाइड के पहले कि जिनके अंदर सीनिटिक यानी एसेप्टेड रहते हैं, जो सीनिटिक माइसेलियम रहते हैं, तो दे आर सीनिटिक एंड एसेप्टेड माइसेलियम। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर विच इज endogenous in nature. Motile is zoospore. Non-motile is aplanospore or flagellate, causes diseases in plant, that is rhizopus and mucor.
फाइकोमाइसिटीज का रिवीजन कर लेते हैं, नोन एज अलगल फंगल और ओमाइसिटीज। फिर उसके बाद अगला आता है कि एक्वेटिक आपका जो होता है कि दे आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लिविंग रहती है, एसेप्टेड एंड सीनेटिंग इन नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पोरोजेनिक, मोटाइल स्पोर्स को जूस्पोर कहते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर को एस्प्लेनोस्पोर कहते हैं, कॉजेज ऑफ डिजीजेज इन प्लांट एग्जांपल राइजोपर एंड म्यूकर, राइजोपस एंड म्यूकर। ये होते फाइकोमाइसिटीज के बारे में। अगला आता है बेसिड एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या रहते हैं? एस्कोमाइसिटीज आर नोन एज द सैक फंगाई। एस्कोमाइसिटीज नोन एज द सैक फंगाई, सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर एंड पैरासाइटिक कप पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स पैरासाइटिक और कप फंगस। ठीक है, अपना आता है इसको आल्सो नोन एज कप फंगस, सैक फंगस और एक सेकेंड कप फंगस। Spore formation is exogenous, that is condiosperm. Spore formation is endogenous, that is condiosperm. Sexual reproduction is by ascospores. Unicellular yeast is the type. Production of pseudomycelium. Branched septate mycelium रहता है इनका. Production of pseudomycelium. Example Neurospora, morels and buffels. फिर उसके बाद अपन इसका देखते हैं कि इसके क्या क्या पॉइंट्स अपन ने देखे। एस्कोमाइसिटीज नोन एज सैक फंगस और कफ फंगस, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक इन नेचर, डिकम्पोजर इन नेचर। फिर उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय एस्कोस्पोर, स्पोर फॉर्मेशन इज बाय एक्सोजीनियस स्पोर दैट इज कॉन्डियोस्पोर। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर ईस्ट जो रहता है, यूनिसेलुलर ईस्ट is one of the type, unicellular yeast is the one of the type. Production of pseudomycelium, फिर उसके बाद ब्रांच एंड सेप्टेट माइसेलियम, एग्जांपल यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड बफल्स। फिर उसके बाद बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज क्या रहते हैं? बेसिडोमाइसिटीज रहते हैं दे आर क्लब फंगाई, पफ फंगाई और ब्रैकेट फंगाई। Presence of asexual reproduction, sexual reproduction by plasmogamy, that is fusion of somatic cells from different strains without sex organs, यानी branched and septate, example Pacuna, agaricus and Eustalgio. Basidomycetes is known as club fungi, puff fungi और ब्रैकेट फंगाई। क्लब फंगाई, पफ फंगाई, ब्रैकेट फंगाई। फिर उसके बाद दे हैव एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी बेसिडोमाइसिटीज में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वो भी कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी हो सकता है, फिर इज फ्यूजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स विदाउट एनी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज फ्यूजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, यानी दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के फ्यूजन से जब रिप्रोडक्शन होता है तो इन बेसिडोमाइसिटीज ये रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्या करता है, वो इसको बिना कोई सेक्स ऑर्गन के रिप्रोडक्शन होता है बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। एग्जाम्पल दे आर पेक्यूनिया, यूस्टेल्जियो एंड एगेरिकस। एगेरिकस हम लोग हमारे फूड मटेरियल में वापरते हैं, यूस्टेल्जियो भी वापरते हैं। फिर उसके बाद दे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट इन नेचर, ठीक है ना जी, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट इन नेचर, एग्जाम्पल पैक्यूना, यूगेरिकस एंड यूस्टेल्जियो। फिर उसके बाद आखिरी आता है हमारे इस पार्ट का ड्यूटेरोसाइट्स। ड्यूटेरोसाइट्स आर imperfect fungi or artificial class. They are branched and septate. Asexual mode of reproduction, condiosite or oogen exogenesis. Sexual reproduction is not found. Helps in litter recycling. Some are parasitic in nature. Alternatia, Trichodermia and Cylindrochrome. ठीक है ना जी। ड्यूटेरोमाइसिटीज का क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज आर नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई, क्योंकि अभी तक उनके बारे में खोज जारी है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या उनका बारे में कुछ पता चला नहीं है हमें। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसेलियम, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोंडियोस्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट डिस्कवर्ड येट, हेल्प इन लिटर रिसाइक्लिंग एंड सम आर आल्सो पैरासाइटिक इन नेचर, एग्जांपल अल्टरनेशिया, ट्राइकोडर्मा एंड सिलिंड्रियोक्रोम। चलिए, तो अगला पार्ट आता है द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द वायरॉइड्स, लाइकेंस एक्सेट्रा। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, दैट इज द वायरॉइड्स, लिकेंस एंड वायरॉइड्स, लिकेन एंड प्रायंस के ऊपर। ठीक है ना जी। चलिए, सो सबसे पहले आता है वायरस।
वायरस इज अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी उसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं रहते हैं. इट वॉज नेम बाय डिमिट्री इवानस्की. डिमिट्री इवानस्की एक रशियन साइंटिस्ट होके शायद, ये डिमिट्री इवानस्की वाकई लोगों के नाम रहते हैं ऐसे. उन्होंने वायरस को उसका नाम दिया था वायरस बोल के, डेड आउटसाइड द होस्ट बट लिविंग इनसाइड द होस्ट. हम लोगों ने देखा था क्लास 8th में, हाँ 8th में एक चैप्टर था आप लोगों को, वो चैप्टर, अपना चैप्टर का नाम तो नहीं याद आ रहा, पर उसमें आपको पूरा मैकेनिज्म दिया गया था कि जब वायरस ह्यूमन या किसी भी अदर एनिमल के होस्ट या होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है तो वो इनर्ट नेचर में या नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, बट वेन एवर ही एंटर्स द बॉडी ऑफ द होस्ट वो पूरी अपने लिविंग फॉर्म में आ जाता है. इट इज़ अ ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, यानी कर्तव्य है उसका पैरासाइट होना, उसका वो मूल स्वभाव है उसका. इट टेक्स ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट फर्स्ट, देन रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड देन स्टार्ट किलिंग द होस्ट. सबसे पहले वो होस्ट के कामकाज के ऊपर पूरा कब्जा कर लेगा, यानी सबसे पहले वो होस्ट के अंदर जाएगा, उसके ऊपर कामकाज पे कब्जा कर लेगा, फिर उसके बाद उसको अपने आप को जब वो जिंदा हो जाएगा तो वो रेप्लिकेट करना चालू कर देगा, और जब उसके सारे बच्चे कच्चे सब आ गए तो सब मिलके वो होस्ट को मार डालेंगे. ऐसा होता है वायरस के अंदर. वायरसेस हैव न्यूक्लिक एसिड फॉर इन्फेक्शन. उसमें या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा. अब ये इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वायरसेस में आरएनए डीएनए दोनों रहते हैं, आरएनए या डीएनए, आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए, सिर्फ आरएनए, सिर्फ डीएनए. तो आरएनए या डीएनए इनमें से कोई भी दो, ये तो आपका आरएनए और डीएनए, बस आरएनए या डीएनए इनमें से कोई तो एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है ना. न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है? न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शन का काम करता है, जिसमें सिर्फ आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, पर दोनों हो गए, पर या एक ही मतलब दोनों टाइप के रहते हैं वायरस में डीएनए भी रहेगा, वायरस में आरएनए भी रहेगा, पर एक टाइम में वायरस में या तो सिर्फ आरएनए ही रहेगा या तो डीएनए ही रहेगा एक वायरस में, दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी. न्यूक्लिक एसिड का काम करता है इन्फेक्शन करना, और उसका प्रोटेक्शन का काम किसका रहता है? उसका प्रोटेक्शन का काम रहता है प्रोटीन का प्रोटेक्शन का. क्या करता है? कैस्पिड का एक कोट बनाता है विच इज मेड अप ऑफ कैस्पोमियर, विच इज अरेंज इन हेलिकल स्ट्रक्चर इन टोबैको मोकोजैक वायरस एंड पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियोफेज. जनरली प्लांट का जो वो रहता है, प्लांट्स के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड एसएस यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है, एनिमल के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है. ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं ये दो पॉइंट जो मैंने बताया कि आरएनए या डीएनए वाला एक पॉइंट, जिसके अंदर की किसी भी वायरस के अंदर एक टाइम में क्या हो सकता है जेनेटिकली, आरएनए और डीएनए दोनों, आरएनए या डीएनए इनमें से कोई एक, सिर्फ आरएनए सिर्फ डीएनए, तो आरएनए और सिर्फ डीएनए रहेगा. आरएनए भी रहेगा, एक बार में सिर्फ आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा. फिर उसके बाद अगला आ सकता है कि प्लांट्स क्या रहते हैं. प्लांट्स यानी सिंगल स्टैंडर्ड एसएस आरएनए रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. एनिमल्स हैव डबल एस दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए. डीएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है ना. बैक्टीरियोफेज हैज डबल स्टैंडर्ड डीएनए. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट? डब्ल्यू एम स्टैनली ने बताया था कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज, यानी क्रिस्टलाइज वायरस को वायरसेस को अपन क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. जैसे ये बर्फ के जो से वो बन जाते हैं ना क्यूब, उस तरह से वी कैन क्रिस्टलाइज द वायरसेस, इस तरह से. इस तरह से वायरसेस को वी कैन क्रिस्टलाइज, ठीक है ना. सो फिर इसके बाद अगला आता है एमडब्ल्यू बीजरविंक ने टोबैको मोज़ैक वायरस की मदद से कंटेजियम वायवम फ्लूइडम यानी वायरस का फ्लूइड कंटेजियस इन्फेक्शियस इन नेचर रहता है. कंटेजियम वायवम फ्लूइडम एमडब्ल्यू बीजरविंक ने बोला था. WM स्टैनली यानी
क्रिस्टलाइन वायरस, ठीक है ना जी, स्टैनली यानी क्रिस्टलाइन वायरस जिसने बोला था। एमडब्ल्यू बीजरविंग यानी कंटेजियम वाइवा में फ्लूइडम यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड रहता है वायरस, टोबैको वायरस, मोजैक वायरस की मदद से। वायरसेस आर नॉन लिविंग, फिर उसके बाद वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। वायरॉइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड रहते हैं और प्रायंस में सिर्फ प्रोटीन रहते हैं। या क्या, वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों रहते हैं। वायरॉइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड रहते हैं और प्रायंस में सिर्फ प्रोटीन रहता है, ठीक है ना जी। अगला आता है, अपन वायरसेस के एक बार पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं वायरॉइड्स एंड प्रायंस एंड लिगेंड्स के ऊपर जाने से पहले। क्या पॉइंट्स है वायरस के कि discovered by Dmitry Ivanovsky, it is a non-cellular structure, dead outside the host, living inside the host, obligatory parasite यानी उसका कर्तव्य है पैरासाइटिक होना। फिर उसके बाद फर्स्ट टेक्स ओवर द मैकेनिज्म मशीनरी ऑफ द होस्ट, देन रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड देन स्टार्ट्स किलिंग द होस्ट। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है, वायरसेस में जो न्यूक्लिक एसिड रहता है वो इन्फेक्शियस इन नेचर रहता है। उसका काम रहता है वायरस का उसको इन्फेक्शन करना। वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड रहता है वो इन्फेक्शन करता है, उसमें या तो आरएनए रहेगा या तो डीएनए रहेगा। वायरसेस में दोनों वायरसेस आरएनए में भी आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, पर एक टाइम में आरएनए डीएनए कभी साथ नहीं आएंगे। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना जी। अब आपको पूछा जा सकता है कि प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियोफेज में क्या क्या पाया जाता है। प्लांट में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल में डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए कभी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होगा, डीएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रोटीन का रहेगा था। प्रोटीन जो रहता है, प्रोटीन का काम रहता है प्रोटेक्शन करना। क्या बनाएगा, कैस्पिड बनाएगा। वो कवर जो रहता है कैस्पिड से कवर करता है, जो कैस्पोमियर से बनता है। कैस्पोमियर के दो स्ट्रक्चर रहते हैं, एक तो हेलिकल स्ट्रक्चर रहेगा यानी हेलिक्स के जैसा, और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। ये हो गए वायरस के पॉइंट। अब इसके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में हम लोग देख ले तो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट में सबसे पहले आता है डब्ल्यू एम स्टैनली के बारे में। डब्ल्यू एम स्टैनली जो थे उन्होंने बताया था कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइन। फिर उसके बाद एम डब्ल्यू बोजरविंग तो थे। एम डब्ल्यू बोजरविंग ने बताया था कि कंटेजियम फ्लाइवम ए फ्लूइडम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी वायरसेस का जो फ्लूइड रहता है इट इज कंटेजियस यानी इन्फेक्शियस इन नेचर विद द हेल्प ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर उसके बाद अगला आता है वायरॉइड जो रहता है, इसमें बहुत न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन रहते हैं। वायरॉइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड रहता है, प्रायंस में सिर्फ प्रोटीन रहता है। चलिए, हमारा वायरसेस वाला पार्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लिगेंड्स के ऊपर। वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था। वायरॉइड्स वर डिस्कवर बाय टी.ओ. डायनर। इट इज अ लो मल्टी आरएनए। फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, लो मल्टीपल्स ऑफ आरएनए विद एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, फ्री आरएनए ओनली एज अ जेनेटिक मटेरियल, कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिजीज, ठीक है ना जी, कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिजीजेस। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि वायरॉइड जो थे टी.ओ. डायनर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। टी.ओ. डायनर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। उसका लो मल्टीप्लिकेशन में आरएनए रहता है, वो भी एब्सेंस ऑफ प्रोटीन रहते हैं। हमने ऊपर भी देखा वायरॉइड्स में ओनली न्यूक्लिक एसिड रहते हैं और फिर इसके बाद प्रोटीन्स एब्सेंट रहते हैं। फ्री आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है ना जी। क्या क्या देख लिया हमने कि टी.ओ. डायनर ने डिस्कवर किया था इसको, एक सेकेंड, ये वाला पेन चाहिए था मुझे, हाँ सॉरी। टी.ओ. डायनर ने डिस्कवर किया था लो मल्ट के आपके आरएनए रहेंगे, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन रहेगा, फ्री आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहेगा, कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायर डिजीज। उसके बाद अगला आता है प्रायंस के ऊपर। प्रायंस क्या रहता है, प्रायंस रहता है ओनली प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्रायंस में, ट्रांसमिट सर्टन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। फिर उसके बाद इट इज हैव ओनली प्रोटीन प्रायंस के अंदर, इट ट्रांसमिट्स न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। Example is BSC, that is bovine spongiform elephant encephalopathy, bovine spongiform encephalopathy। आपको ये फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है कि बताइए BSC का फुल फॉर्म क्या है। कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मत लिख के आ जाना हर्षद मेहता बन के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी इस BSC का फुल फॉर्म। फिर उसके बाद जी आपके
सीजे का फुल फॉर्म क्या है? सीजेडी का क्या फुल फॉर्म है? सीजेडी का फुल फॉर्म है सीआर बर्जाकॉफ डिजीज विच इज कॉज्ड इन ह्यूमंस। और बीएससी का है में कैटल में। आप देख सकते हैं बीएससी को याद रखने के लिए सबसे इजी एकदम बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ कि भैया स्कैम 1992 पूरे भारत देश में लोगों ने देखी। तो उसमें क्या था कि उसमें जो था, जो हर्षद मेहता के इसको, हाँ, हर्षद मेहता के गैंग को क्या बोलते थे? द बुल्स गैंग। बुल यानी कैटल, तो बीएससी के कैटल यानी द बीएससी के बुल, तो यानी बीएससी का डिजीज काय में होता है? कैटल्स में होता है। ये आप ट्रिक याद रख सकते हो। फिर उसके बाद अगला आता है लाइकन। लाइकन के बारे में, लाइकन इज अलगाए। अलगाए इज फाइकोबायंट्स। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड फूड एंड इट इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। फंगाई इज हेट्रोबायंट, इट इज हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, इट इज माइकोबायंट एंड प्रोवाइड शेल्टर, मिनरल्स एंड वाटर। फिर उसके बाद अगला आता है लाइकन आर पोल्यूटेंट्स इंडिकेटर, यानी लाइकन में क्या आता है? लाइकन, फंगाई और अलगाए जो रहते हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। अलगाए जो रहता है फाइकोबायंट इन नेचर रहता है, वो फंगाई को फूड प्रोवाइड करता है और खुद ऑटोट्रॉफिक इन नेचर रहता है। वेरएज फंगाई हमने पिछले स्लाइड में देखा था हेटरोट्रॉफिक इन नेचर रहता है। आपका माइकोबायंट रहता है प्रोवाइड शेल्टर, मिनरल एंड वाटर टू द अलगाए। ये हो गया लाइकन्स के बारे में। क्या क्या कि एक सेकेंड, ये थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा। हाँ, अलगाए आर आपका अलगाए फाइकोबायंट इन नेचर। फिर उसके बाद प्रोवाइड फूड एंड फिर उसके बाद प्रोवाइड फूड एंड ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। फंगाई आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, माइकोबायंट एंड प्रोवाइड वाटर, शेल्टर एंड रॉ मटेरियल्स टू द algae. लाइकन्स आर पोल्यूटेंट्स इंडिकेटर। तो ये हो गया वायरॉइड्स, लिकन्स, वायरसेस एंड प्रायंस के बारे में। हमारे पास और 10 मिनट है। 10 मिनट में क्विक सारे 32 के 32 स्लाइड्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फ्रॉम स्लाइड 1। चलिए, ठीक है ना जी। हमने अब पहले स्लाइड में क्या देखा था कि पहले स्लाइड में इंट्रोडक्शन था कि अरिस्टोटल सर ने 2 आपके क्लासिफिकेशन किए थे, दैट वाज फॉर प्लांट, ट्री, हर्ब, श्रब और एनिमल। इनेमिया, एनीमिया, इनेमिया यानी विद द रेड ब्लड एंड एनीमिया विदाउट द रेड ब्लड। अगला आता है आपके बाकी साइंटिस्ट ने क्या क्लासिफिकेशन किए थे। बाकी साइंटिस्ट में से लिनस ने आपका क्लासिफिकेशन किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट वाज इनटू प्लांट्स एंड एनिमल। आपके हेकल ने किया था प्लांट्स, एनिमल, मोनेरा। फिर उसके बाद आपके कोपलैंड ने किया था प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा। वेटेकर जो हमारा इस पूरे पिक्चर में का स्टार है, उसने किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट किंगडम, प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। कार्ल वूज ने किया था प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, यू बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया। ये किया 6 किंगडम का क्लासिफिकेशन। अगले स्लाइड पे चलते हैं। वेटेकर ने क्या क्या, आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी पहले इसमें, सबको क्या किया गया था? सेल वॉल की प्रेजेंस के चक्कर में बैक्टीरिया, फंगाई, स्पाइरोगेरा, क्लाइमोडोमोनास, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको एक ही डब्बे में डाल दिया गया था सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण। वो था प्लांट किंगडम का डब्बा। परंतु हमने ये पाया गया था कि आपका जो क्लाइडोमोनास है वो बीइंग यूनिसेलुलर, स्पाइरोगायरा बीइंग मल्टीसेलुलर, आपको वो एक साथ नहीं हो सकते थे, उन्हें अलग अलग होना चाहिए था, न कि प्लांट किंगडम के अंदर एक बात में होना चाहिए था। फंगाई और बाकी अदर जिम्नोस्पर्म्स जो थे, फंगाई की सेल वॉल जो थी काइटिनियस सेल वॉल थी विथ आपके एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन, इट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन की प्रेजेंस में थी, ठीक है ना जी। तो उसमें और प्लांट की कैसी थी? सेलुलोजिक सेल वॉल थी। तो वो दोनों एक दूसरे से मेल खाते थे बस सेल वॉल की वजह से, पर उनके सेल वॉल कंटेंट अलग थे, इसलिए उन्हें अलग करना जरूरी था। फिर उसके बाद फंगाई जो था हेटरोट्रॉफिक इन नेचर था, और जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और बाकी सब थे वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर थे। तो ये बात भी सबको खट रही थी। इसी वजह से क्या गया था कि हमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बहुत ही सिस्टमैटिक और वो भी एक लॉजिकल इसके साथ हमको करना पड़ा था। तो अगले स्लाइड पे आते हैं। अगले स्लाइड पे क्या देखा था कि विटेकर साहब ने किसमें क्लासिफिकेशन किया था? विटेकर साहब ने क्लासिफिकेशन किया था 5 बेस मुद्दों के ऊपर, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक दूसरे से। विटेकर साहब ने किया था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। किसमें? प्रोकैरियोट जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ नहीं है, और यूकैरियोट जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रहता है, और जिनमें नहीं रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रोकैरियोट, जिनमें रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो होते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं मोनेरा विच इज यूनिसेलुलर, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर आते हैं प्रोटिस्टा दैट इज यूनिसेलुलर, फंगाई दैट इज मल्टीसेलुलर विद टिश्यू, आपके प्लांट किंगडम जिसमें मल्टीसेलुलर टिश्यू प्लस ऑर्गन रहता है, और एनिमल जो डायरेक्टली टिश्यू ऑर्गन फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अगले इस पे आते हैं मोनेरा के ऊपर। मोनेरा क्या था? किंगडम विच आर द मोस्ट अबंडेंट, इस किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाने वाले उसको कहते हैं हम लोग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक,
unicellular organism which has presence of cilia, presence of nucleus with nucleus and DNA. It has presence of 70s ribosome. 70s ribosome का फॉर्मूला 30s plus 50s. फिर उसके बाद absence of histone protein but presence of other protein. It is filamental structure. फिर उसके बाद can be motile or non motile. इसके mode of reproduction, अगर इसके mode of nutrition देखें तो mode of nutrition में saprophytic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition which is majority in bacteria, photosynthetic mode of nutrition जिसमें the source of energy is light. It is फिर उसके बाद source of energy is light, that is phototropism दिखाता है. Chemotropism, here the source of energy is by the oxidation of nitrates and nitrates and ammonia NH3. इसके वजह से क्या होता है, जो दुनिया भर का जो अमोनिया नाइट्रेट का जो भार रहता है वो पूरा कम हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं. दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फेवरेबल कंडीशन में इट विल बी हैविंग बाइनरी फीचर, अनफेवरेबल कंडीशन में इट विल बी हैविंग स्पोर फॉर्मेशन. फिर उसके बाद अगला आता है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका बिना किसी सेक्सुअल ऑर्गन के इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय conjugation where adopting a primitive method where the DNA transfer, DNA strands के ट्रांसफर होते फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम. टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोसाइटिस, रिकेट्सिया एंड क्लाइमेडिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज. फिर उसके बाद अगला आता है आर्क बैक्टीरिया. एक सेकेंड हैंग हो गया क्या? Arc bacteria are those which live in harsh condition due to different cell wall structure. Example, halophil in salty area, thermoacidophile in volcano, methanogens in marshy area. फिर उसके बाद presence of methanogens in ruminants gut which is responsible for the production of methane from the cow dung. It is known as the ancient bacteria of the living fossil. Most primitive type of fossils are found in it. The cell membrane is not a unit membrane. Hermaacidophils and acidophils are facultative anaerobes, यानी वो anaerobes भी हो सकती है, aerobic भी हो सकते हैं. Whereas methanogens are obligatory, यानी इसको कर्तव्य एनारोब है ना, वो बदल नहीं सकता है, इस बात से मुखर नहीं सकता कि वो एरोब बन जाए, इस उसका मन चला तो. सेल वॉल consists of pseudomurine, that is mucopolysaccharide, and peptide pseudopeptidoglycan that which helps in surviving the extreme hard condition. It also consists of lipid carotenoids which protects it from harmful radiations. अगला आता है हम लोग यू बैक्टीरिया के ऊपर. यू बैक्टीरिया का कहता है, एक सेकेंड. Eubacteria is known as the true bacteria. It is the presence of cell wall which has peptidoglycan. It is presence of flagella. The types of shape are rod shape, bacillus, spiral shape, spirilla, spherical shape, cocci, rod shape, bacillus. फिर उसके बाद spiral shape, spirilla, comma shape, vibrio. ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए. फिर उसके बाद अगला था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कीमोट्रॉपिक बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड NH3. फिर उसके बाद ग्रीन एंड ब्लू सल्फर. फिर उसके बाद पर्पल सल्फर इज कीमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सिग्निफिकेंट क्या है? यूजफुलनेस फॉर कर्लिंग एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. और आपका इसका नफा क्या है, इसका नुकसान क्या है? इट कैन कॉज टेटनस एंड टाइफाइड. एग्जांपल यूग्लिनॉइड्स. फिर उसके बाद अगला आता है माइकोप्लाज्म प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म 0.1 to 0.5 नैनोमीटर डिस्कवर्ड बाय नॉमैन एंड नॉकार्ड एंड रॉस. इट कैन चेंज देयर शेप बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक इन नेचर, डेंजर टाइप के रहते हैं ये. ठीक है ना जी. साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ और मुकोलेजिनस शीथ. Unicellular filamentous or colonial structure forms the bloom in water. Fixation of atmospheric nitrogen. Presence of heterosis. Example blue green algae, nostoc and anabena. फिर उसके बाद अगला आता है ये हेटेरोसिस, इसमें म्यूकिनेजिनस शीट रहती है और एक हेटेरोसिस रहता है. ये होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गे का एक एग्जांपल डायग्राम. रिकेट्स डिस्कवर्ड बाय एचटी रिकेट्स. फिर उसके बाद स्मॉलर देन बैक्टीरिया विद मच स्मॉलर डीएनए, नॉन मोटाइल कॉकाई रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉजेस टाइफस एंड RFMS. फिर उसके बाद अगला आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा वाज डिस्कवर्ड बाय हैकल कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन द मोनेरा अदर किंगडम था. फिर उसके बाद साइक्लोसिस, दैट इज द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल, मोटाइल विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, सूडोपोडिया, सीलिया फ्लैजेला प्रेजेंट इन 9+2 के पैटर्न में. सेल वेनुला प्रेजेंस विद सेल मेम्ब्रेन प्लस ऑर्गेनल मेम्ब्रेन के इसमें पैटर्न में. यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस विद ऑर्गन बाउंडेड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज यूनि बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड. प्रेजेंस ऑफ डीएनए विद क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ ITS क्रोमोसोम ITS का फॉर्मूला 60+40. फिर उसके बाद 60+40S.
फिर उसके बाद यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर एज कोलोनियल और सॉलिडेटरी स्ट्रक्चर द सेल वॉल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट द सेल वॉल इज प्रेजेंट विद सेलुलोज पेलिकल शेल क्यूटिकल में बी प्रेजेंट। फिर उसके बाद द टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट आर क्राइसोफाइट डिनोफ्लैजिलेट्स क्राइसोफाइट डिनोफ्लैजिलेट्स यूग्लिनोइड। फिर उसके बाद और प्रोटोजोन जिसमें प्रोटोजोन में 4 प्रकार रहते हैं और स्लाइम मोल्ड। प्रोटोजोन के 4 प्रकार क्या रहते हैं, अमीबा, फ्लैजिलेटेड, सिलेटेड, स्पोरोजोन, यानी इनके चलने के ऊपर क्या किस प्रकार से वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट जो होते हैं वो उनके जो सोप केस के जैसे फिट हो जाते हैं, वो उसके अंदर सिलिका पाई जाती है। इसको हम लोग ऑयल और की रिफाइनिंग और फिल्ट्रेशन में काम आता है। फिर उसके बाद अगला आता है पानी की दिशा में बहने वाले में प्लैंकटन रहते हैं, पैसिव प्लैंकटन रहते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ये भी पूछा जा सकता है, एग्जांपल पूछिए, यानी डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। फिर उसके बाद आपका अगला आता है डिनोफ्लैजिलेट। डिनोफ्लैजिलेट क्या आता है, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बना है कि मोस्टली द मरीन ऑर्गेनिज्म, इसमें 1 ट्रांसवर्स और 1 लॉन्गिट्यूडनल आपका ऐसा वो रहता है फ्लैजेला इसका, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक कलर इसका येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन रहता है। फिर उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपका इसके अंदर क्लोरोफिल विद फुकोजैंथोफिल। हमने प्लांट किंगडम इस चैप्टर में देखा था कि क्लोरोफिल और फुकोजैंथोफिल ब्राउन एल्गे में पाई जाती है, इसलिए इसका मेनली कलर ब्राउन रहता है। ये आपके पानी के अंदर रेड टाइड को निर्माण कर सकता है। फिर उसके बाद अगला आता है इसकी सेलुलोजिक सेल वॉल जो रहती है, इसकी सेलुलोजिक सेल वॉल जो रहती है वो आर्मर के जैसे एक दूसरे से स्टिफ हो जाता है, इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे बाहुबली पिक्चर में हमने वो एक सीन देखा था जिसमें वो ऐसी पूरी ढाल के ढाल बना लेते हैं और वो ढाल से फिर वो आपके वो ऐसा करने वाले दुश्मनों को एकदम फिर वो हरा देते हैं। तो वैसे ही वो लोग भी क्या करते हैं, इट दे फॉर्म लाइक अ सेलुलोजिक सेल वॉल जो रहती है, इनकी सेलुलोजिक सेल वॉल आपकी एक इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बना लेती है आर्मर ढाल के जैसा, ठीक है ना जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द रेड टाइड, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिनोफ्लैजिलेट्स। फिर उसके बाद अगला आता है यूग्लिनॉइड। मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, आल्सो फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। द इंस्टेड ऑफ सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल व्हिच मेक्स इट फ्लेक्सिबल, फोटोसिंथेटिक इन डे एंड हेटरोट्रॉफिक इन नाइट। देयर आर 2 flagella, one short and one long. Pigments are identical to the higher plant, example euglena. फिर उसके बाद अगला आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स आर saprophytic protists suitable for condition for the plasmodium, unsuitable condition from spores. Spores have extremely resistant covering, they have dispersed by the air current. फिर उसके बाद अगला आता है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, प्रेडेटर, पैरासाइटिक इन नेचर, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन आर अमीबेड, फ्लैजिलेटेड, सिलेटेड, स्पोरोजोन। ये किस पे निर्भर करता है, ये इनके किस तरह से ये चलते हैं। अमीबॉइड कौन सा रहेगा, जिनके अंदर अमीबा जैसे सूडोपोडिया रहेगा जिसे चलने के लिए मदद करेगा। फ्लैजिलेटेड यानी जिनमें फ्लैजिला रहेगा चलने के लिए। सीलिएटेड यानी सीलिया रहेगा चलने के लिए। और स्पोरोजोन जो स्पोर्स के फॉर्म में रहेंगे, जिनको स्पोर्स के मदद स्पोर्स रहते हैं, जिसको एयर इससे सब एयर करंट और वाटर करंट से डिस्पर्स कर दिया जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए बता देते हैं। अमीबॉइड दैट इज प्रेडेटर नेचर के रहते हैं, शिकारी नेचर के रहते हैं, लिविंग इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, मॉइस्चर कंडीशन, कंसिस्ट ऑफ सूडोपोडिया और फॉस्फेट, एनगल्फ द सीड। फिर उसके बाद मरीन अमीबॉइड स्ट्रक्चर इन सिलिका शेल्स आर द ऑन द सरफेस। फिर उसके एग्जांपल अमीबा एंड शामोबिया। फिर उसके बाद अगला आता है फ्लैजिलेटेड फ्री लिविंग पैरासाइट हैविंग फ्लैजिला, ट्रैपेनसोमा कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, सीलिएटेड। aquatic active swimmer with cilia possesses a cavity called as the gas. फिर उसके बाद rows of cilia direct food into the gullet by the coordinated movement, example paramecium. फिर उसके बाद अगला आता है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स का मतलब क्या होता है, प्लाज्मोडियम दैट इज मलेरियल पैरासाइट। फिर उसके बाद अगला आता है फंगस। हमने फंगस के बारे में क्या देखा था, इट इज फिलामेंटस रहता है, फिलामेंटस रहता है एक्सेप्ट इज अगर फंगस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी को कहते हैं माइसीलियम। अगर आपका माइसीलियम के अंदर सेपरेशन पाई जाती तो उसको कहते हैं सेप्टेड, सेपरेशन ना पाई जाती तो उसको कहते हैं असेप्टेड या सिनोटिक। फिर उसके बाद अगला आता है अगर आपका यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म एज इट कैन लिव एवरीवेयर। एसी डक्ट से लेके तो आप द हॉट कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन, वेट कंडीशन, और आपका एसी डक्ट, सीए, इधर की जगह जूने कपाट, पुस्तकें, पुंजबन, टिफिन बॉक्स, इन सब में भी फंगस पाई जाती है। फिर उसके बाद आपका ग्रोथ प्रेफरेबली इन वाटर, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस विद लीनियर डीएनए विद क्रोमोसोम अटैच टू इट। फिर उसके बाद क्रोमोसोम अटैच टू इट, साइटोप्लाज्म इज अ मेंबर ऑफ it has a membrane with membrane bound organelle. It is the membrane is of 80s ribosome. फिर उसके बाद अगला आता है uni/multicellular। फिर उसके बाद cell wall is chitinous, that is fungal complex with cell wall is chitinous with fungal complex with N-acetyl glucosamine। फिर उसके बाद mode of nutrition is saprophytic और parasitic।
आते हैं फंगस के 4 प्रकार, आपके एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो रहते हैं, एस्कोमाइसिटीज के बारे में पहले फाइकोमाइसिटीज आएगा। फाइकोमाइसिटीज नोन एज अल्कल फंगर oomaicosite, they are aquatic or terrestrial living in nature, septate and synetic in nature, mode of reproduction spore which is endogenous and asexual। फिर उसके बाद मोटाइल, स्पोरोजोन, नॉन मोटाइल, एप्लानोस्पोर एंड फ्लैजिलेट। फिर उसके बाद कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट, एग्जांपल राइजोपसन, आजार फिर नहीं राइजोपसन म्यूकर, आजार नहीं राइजोपसन म्यूकर। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज नोन एज सैक फंगस और कप फंगस। फिर उसके बाद इट सैप, क्या लिखा, हाँ, इट इज सैप्रोफाइटिक और डिकम्पोज और पैरासाइटिक इन नेचर। स्पोर फॉर्मेशन इज एक्सोजीनियस यानी कोंडियोस्पोर। फिर उसके बाद सेक्सुअल मोड में एस्कोस्पोर। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर ईसीज ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूसेस स्यूडोमाइसीलिया। फिर उसके बाद माइसीलिया में सेप्टेट फॉर्म में रहता है। फिर उसके बाद न्यूरोस्पोरा, मॉरन्स एंड बफल्स। फिर उसके बाद अगला आता है एम्ब्राइस्कोमाइसीलिस, क्लब फंगा, पब फंगा, ब्रैकेट फंगा नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोगैमी इज प्लाज्मो। फिर उसके बाद फ्यूजन बाय सोमैटिक सेल्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द strain, different sections of the strain, that is by plasmogamy and without only sex organ it is done। फिर उसके बाद अगला आता है नोमैन एंड सल्फेट, नोमैन एंड सल्फेट। फिर उसके बाद इसका ब्रांच एंड सेप्टेट। ये जो होता है ये ब्रांच रहता है और ये तब सेप्टेट रहता है। फिर उसके बाद अगला आता है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। That is Deuteromycetes. Deuteromycetes is an imperfect fungi with an artificial class, branched and septate in mycelium, asexual mode of reproduction, condiosite, exogenous, sexual mode is not discovered, इसलिए इसको incomplete fungi भी कहा जाता है। Helps in litter recycling, same some are also parasitic in nature। अगला आता है हमारा, ये भी हो गया। अब हमारा आता है वायरॉइड्स, लीकेंस। और ये हमने अभी जस्ट देखा था कि वायरॉइड्स का क्या था, डिमिट्री इवानोव्स्की ने क्या था, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहता है, डेड आउटसाइड दोस्त बट इनसाइड द होस्ट, ये जिंदा रहता है। जैसे ही ये अंदर होस्ट के चल जाता है उसकी मशीनरी पे कब्जा कर लेता है, कामकाज की अपने आप को रेप्लिकेट करके होस्ट को मार डालना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद ऑब्लिगेटरी इसका कर्तव्य है पैरासाइटिक इन नेचर रहना। वायरस के इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड रहता है इसमें या तो डीएनए या तो आरएनए रहेगा, जो आपका जो रहेगा वो आपके इन्फेक्शन का काम करेगा। और प्रोटीन जो रहता है प्रोटेक्शन का कोड बनाता है कैस्पिड, विच हैज मेड अप ऑफ कैस्पोमियर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। जनरली दे आर प्लांट विद एसआरएनए, एनिमल विद एस और डीएस आरएनए और डीएस डीएनए और बैक्टीरियोफिट विद डीएस डीएनए। डीएम स्टैनली इज बाय द क्रिस्टलाइज वायरस। फिर उसके बाद एमजी विजरिंकिस ऑफ कंटेजियम वाइवम एंड फ्लूइडम। फिर उसके बाद वायरस इज ऑफ आरएनए, वायरस हैजिंग। फिर उसके बाद उसके बाद क्या आता है, वायरसेस हैव न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और फिर उसके बाद प्रायर्स हैव ओनली प्रोटीन एंड वायरॉइड्स हैव प्रायंस हैव ओनली प्रोटीन एंड वायरसेस हैव ओनली न्यूक्लिक एसिड। वायरॉइड डिस्क्राइब्ड बाय टीए डेस्टेनियर। फिर उसके बाद low multiple of RNA with the absence of protein, only few RNA of gametic material causes particle to spindle in tubes increases। फिर उसके बाद अगला आता है prions, only prions to obligate through रिसोर्स। इसके बाद बीएससी कबूल यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नहीं, बीएससी कबूल यानी आपका इसका फुल फॉर्म क्या है, बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म encephalopathy। It is a BSC disease caused in cattle। और CJD यानी CR जैकब डिजीज फाउंड इन ह्यूमर। इस तरह से हम लोग खत्म करते हैं द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।